ऐसे ऐसे लोगों का मैं देखता हूँ व्यूज नहीं आते, 3-3 करोड़ सब्सक्राइबर 50,000 1 लाख व्यूज जाने में स्ट्रगल कर रहे होते। तो ऐसा नहीं है कि जिनके सब्सक्राइबर हो गए, ऑडियंस बन गए तो भाई अब वो राजा हैं, कुछ भी डाले तो चल जाएगा। एक और चीज मैं बोलूंगा, जो भी टॉप के लोग हैं जिनकी रीलें वायरल हैं, कॉपी कर लो। ये तरीका इतना अच्छा है, पावरफुल है, तो हर क्रिएटर इसमें फिर सक्सेस क्यों नहीं हो पाता? मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो, सही टाइम पे सही कंटेंट किया जाना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो आए दिन क्रिएटर्स करते हैं? ज्यादातर लोग जब चीजें शुरू करते हैं थोड़े टाइम के बाद छोड़ देते हैं। अभी जो एआई है अगले 6 महीना में इसका 10 टाइम बेटर होगा। आप देखोगे डेली कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जो मीडियोकर लोग हैं, हल्का फुल्का जिनको काम आता है, वो साइड हो जाएंगे। आपका एक ब्लॉग बिजनेस है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? मैं आपको एक अपडेट दूं तो लास्ट ईयर से हमने बंद कर दिया इसको। जो हमें गूगल से पैसा मिलता था बहुत कम मिलता था। एक स्क्रिप्ट हम कब बोल सकते हैं ये परफेक्ट है? जो भी हमने रिसर्च किया, जो भी पॉइंटर्स हैं, एग्जांपल के लिए आपको जैसे अभी वो ब्रांड पेमेंट नहीं कर रही है, तो नए क्रिएटर्स हैं, उनको तो इतना नॉलेज भी नहीं है, तो अगर उनको पता करना हो सिंपल तरीका से बिल्कुल, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो जब केस होगा तो ऑटोमेटिक वो दे देगा, जब उसको नोटिस जाएगा ना तो पैसे फिर दे देते हैं लोग ऐसे। जैसे अगर वीडियो 4 मिनट की है और एक वीडियो 10 मिनट की है, तो 4 मिनट की वाली में जो वीडियो उसमें से हमें कोई शॉर्ट निकालना चाहिए। फोर्स नहीं करना है, अगर निकल रहा है कोई पार्ट तो निकाल लो, नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं। मेरा कंटेंट है, मैंने रिकॉर्ड किया है, मुझे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे कैसे पता है कि सामने वाले को अच्छा लगेगा? तो आपको अच्छा लगे उससे मतलब नहीं ना, ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए। अगर किसी को डर लग रहा हो कि मेरी जॉब छूट जाएगी, कौन सी ऐसी जॉब है जिससे लोगों को लग रहा है कि ये चली ही जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ एक तरीका डिसाइड करना हो इंडिया से बाहर की इनकम को जनरेट करने के लिए, तो वो क्या होगा? यूट्यूब चैनल बहुत ही सही रहेगा। कुछ क्रिएटर्स टाइटल कुछ और लिखते हैं, थंबनेल बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाते हैं। पहले ही चल जाता था क्योंकि इतना एडवांस नहीं था। सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही कंटेंट बनाते हैं, तो उनके लिए एनालिटिक्स कितना? आप बस ये देख सकते हो ऑडियंस कहाँ तक देख रही है। जैसे अभी मेरे क्रिएटर्स हैं, उनके जैसे यूट्यूब से सब्सक्राइबर माइनस हो रहे हैं, इसके पीछे का क्या ये रीजन चल रहा है? किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है और वही चैनल डिलीट हो गया तो सब्सक्राइबर माइनस हो जाएगा। टीजर के लिए मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे अनलिस्टेड, उसका 5 मिनट में ट्रांसक्रिप्ट जनरेट हो जाएगा विदाउट पब्लिकिंग वीडियो। अनलिस्टेड, आप अनलिस्टेड का भी निकाल सकते हो। अनलिस्टेड का भी निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। आज हम बात करेंगे क्रिएटर बिजनेस की एक कंप्लीट मास्टर क्लास पर, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सतीश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया। पॉडकास्ट शुरू करें? जी। ओके सर, बड़ी बड़ी कंपनीज लाखों रुपीस एड में खर्च कर देती हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाती है, और एक छोटा क्रिएटर सिर्फ कंटेंट की दम पर लोकल या ट्रेडिशनल बिजनेस को लाखों करोड़ों का ब्रांड बना देता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है कैसे आता है? एड वाली जो बात है अभी उस पर बाद में आएंगे, पहले कंटेंट पे आते हैं। हाँ। कंटेंट से क्या होता है ना कि आजकल आप देखोगे हर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, कम से कम 2 घंटा तो उनका टाइम जाता ही है कंटेंट कंज्यूम करने में। करेक्ट। तो ऐसे में अगर उनके फीड में किसी ऐसे बंदे का कंटेंट जा रहा है और वो कुछ प्रोडक्ट भी लेके आ रहा है मार्केट में, तो लोग उससे रिलेट करके उसके प्रोडक्ट को बाई करने की कोशिश करेंगे या फिर बाई करेंगे। वहीं पे जब ऐड आता है तो लोगों के दिमाग में क्या आता है कि हाँ ठीक है ऐड चल रहा है, लोग ऐड स्किप करते हैं। बहुत ऐसे कम ऐड होंगे जो हमें याद रहते हैं, जो एक स्टोरी फॉर्मेट में होते हैं, वही वाले ऐड हमें याद रहते हैं, एंड फिर हम उन ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं ना। तो अभी जो टाइम है काफ़ी चेंज हो चुका है, कंटेंट काफ़ी कंज्यूम हो रहा है, तो जो क्रिएटर्स हैं अगर वो अपना कुछ प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो ऐसे में वो अच्छा खासा सेल कर पा रहे हैं कंटेंट के थ्रू। तो रीज़न इसका यही है कि कंटेंट से क्या होता है, जितना ज़्यादा हम अगर मान के चलिए हमारे फीड में जो कंटेंट रिपीट आ रहा है तो हम उस बंदे पे ट्रस्ट करते हैं, जिसका भी कंटेंट हमारे फीड में आता है ट्रस्ट करते हैं, उससे कनेक्ट कर पाते हैं, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है। और जब भी वो कुछ पिच करता है, कोई प्रोडक्ट प्रमोट करता है, तो उसकी ऑडियंस उसको खरीदती है। तो यही बेसिक सा मुझे लगता है डिफरेंस है। और जो आपने बताया कि जो कॉर्पोरेट है या फिर जो ब्रांड्स हैं वो इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते कस्टमर्स के साथ में या ऑडियंस के साथ में, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। बट अब देखोगे आजकल जो फाउंडर्स हैं वो भी कंटेंट बना रहे हैं ताकि लोगों से कनेक्ट कर सकें। करेक्ट। इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे ये जो कंटेंट वाला जैसे आपने बताया कि तरीका बहुत अच्छा है, तो इसमें ये अगर ये तरीका इतना अच्छा है, पावरफुल है, तो हर क्रिएटर इसमें फिर सक्सेस क्यों नहीं हो पाता, फेल क्यों हो जाते हैं? जैसे कंटेंट के ही दम पर बहुत सारे क्रिएटर अभी इस टाइम पे जो ऑडियंस रिलेट कर रही होगी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए क्लासरूम होता है, उसमें 30-40 बच्चे पढ़ते हैं ना, टीचर
सेम सबको वही सिलेबस होता है और टीचर सबको एक जैसे ही पढ़ाता है ना। बट उसमें कुछ ही बच्चे जो होते हैं 90% से ज़्यादा लेके आ पाते हैं, राइट, और कुछ बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं 70-80% बच्चे एवरेज ही रहते हैं। तो अब आप यहाँ पे सवाल नहीं करोगे कि सारे बच्चे क्यों नहीं 90% से ज़्यादा पा रहे हैं। तो सेम मुझे लगता है हर एक फील्ड में सक्सेस रेशियो ऐसे ही रहता है कि टॉप के लोग ही उस चीज़ को क्रैक कर पाते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो कंटेंट सही टाइम पे सही कंटेंट किया जाना चाहिए, किसी ने ट्रेंड को फॉलो कर लिया, किसी ने ऑडियंस की नब्ज को पकड़ लिया। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं सक्सेस पाने के। आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो आए दिन क्रिएटर्स करते हैं? मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जब चीज़ें शुरू करते हैं थोड़े टाइम के बाद छोड़ देते हैं, या उनको जब कुछ टाइम में रिजल्ट नहीं मिलता है तो सोचते हैं यार छोड़ो, जो पहले कर रहा था वही करते हैं। या फिर किसी चीज़ को ट्राई करते हैं, थोड़े टाइम तक करते हैं, फिर कुछ नया ट्राई करने लगते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद कुछ नया ट्राई करने लगते हैं। एक ही चीज़ पे एनालिसिस नहीं करते हैं थोड़े लंबे समय तक कि यार इसको कैसे चलाया जा सकता है। उसको समय देना ज़रूरी है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, तब जाके उसमें थोड़ी बहुत सफलता देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से। ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके साथ जिसने आपसे बोला हो कि मेरे साथ ये इशू चल रहा है, आप जो शेयर करना चाहें? बहुत सारे लोग हैं, लोग मेरे को कमेंट ऐसे करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि भाई मैं 5 साल से वीडियोस देख रहा हूँ आपकी, लेकिन मैं सक्सेस मुझे नहीं मिल रही है, मैं अभी तक पैसे नहीं कमा पाया, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो मुझे लगता है जैसे कि अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं 5 साल से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको वीडियोस अपलोड कर रहा है, उसको शूटिंग करना आता होगा, वीडियो शूट करना आता होगा, वीडियो एडिट करने आता होगा, स्क्रिप्ट लिखने आता होगा। करेक्ट। आज के डेट में जितने भी एस्टैब्लिश क्रिएटर्स हैं उन लोगों के पास ऐसे लोगों की डिमांड है, वीडियो एडिटर्स की डिमांड है, शूट करने वाले की डिमांड है। तो जब तक आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, आप उनको पिच करके उनके लिए काम करके आप पैसे कमा सकते हो। और आपने अगर 5 साल दिया है तो ज़रूर आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी आती होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए 3 से 6 महीना इनफ है। वीडियो शूट करने के लिए अगर ढंग से बंदा जो कैमरे पे कैसे चीज़ें होती है, जो भी टेक्निकल चीज़ें होती है, उसको सीखने के लिए 3 से 6 महीना इनफ है। बिल्कुल। नॉर्मल यूट्यूब वीडियो शूट करने लायक तो सीख ही सकता है 3-4 महीने में। और बहुत सारे क्रिएटर्स को नीड है, तो वो तब तक जॉब कर सकता है, जब तक वो खुद से चीज़ें नहीं कर पा रहा है तब तक वो जॉब कर सकता है, किसी और के लिए कर सकता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना टाइम हो गया यूट्यूब चैनल चलाते चलाते। आज बिना कोडिंग जाने हर कोई एआई से ऐप्स और वेबसाइट बना रहा है। क्या ये जो तरीका है वो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करेगा? बिल्कुल करेगा, और जो एआई टूल्स है ना वो और धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। अब आज से 1 साल पहले अभी जिस लेवल का ऐप बन रहा है या जिस लेवल की वेबसाइट्स बन रही हैं, 1 साल पहले नहीं पॉसिबल था एआई से इतना बढ़िया बना सके। और जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, कोडिंग की नॉलेज है, वो और बेहतर कर सकता है एआई की हेल्प से। अभी जैसे मैंने एक पॉडकास्ट किया था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको कोडिंग वगैरह आती थी, बट वो एआई की हेल्प से उसने जो काम एक ऐप बनाने में अगर उसको महीने लगते थे, वो 1 हफ्ते में ही बना ले रहा है। मतलब 2-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ही बना ले रहा है, और उस नए नए आइडियाज़ भी ढूंढ रहा है। और अभी हाल ही में उसने एक ऐप फ्लिप करा था, मतलब उसने ऐप को सेल करा था अराउंड 30 से 35 हज़ार डॉलर में। और उस ऐप से उसकी इनकम हो रही थी महीने की $1,000, मतलब लगभग लाख रुपए की इनकम हो रही थी, और उसने 30-35 लाख रुपए में बेच दिया। तो कहने का मतलब है कि अभी जो एआई है अगले 6 महीना में ही मतलब इसका 10 टाइम बेटर होगा। आप देखोगे डेली कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। हम अभी एक कोई चीज़ सीख रहे हैं, तब तक नया अपडेट आ गया, बिल्कुल आ गया है। तो चीज़ें बदल रही हैं, और लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी सस्टेनेबल है और काफ़ी अच्छा चलेगा। और मुझे लगता है कि जो मीडियोकर लोग हैं या फिर हल्का फुल्का जिनको काम आता है वो साइड हो जाएंगे, बट जो थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है, जो थोड़ा सा क्रिएटिव है, एआई को यूज़ करके काफ़ी अच्छा कर सकता है। अगर किसी को डर लग रहा हो कि मेरी जॉब छूट जाएगी, तो कौन सी ऐसी जॉब है और कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिससे लोगों को लग रहा है कि ये चली ही जाएगी एआई की अगर ज़्यादा एडवांस होने से? मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में हर एक इंडस्ट्री में एआई का यूज़ हो रहा है, और जो भी एआई को नहीं सीखना चाह रहा है, नहीं सीख रहा है, वो पीछे रह जाएगा। उसकी जॉब जा सकती है, हर एक इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, सब में। आप सोचो डिजिटल फील्ड में ही आज के डेट में अब वीडियोस भी एडिट होने लगे हैं, मतलब थोड़ा बहुत जो काम है एआई से होने लगे हैं। पॉडकास्ट एडिटिंग की ही बात करें तो ऐसे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्रीमियर प्रो में इंटीग्रेट करने से जो घंटों का काम मिनटों में होने लगा है।
थंबनेल वगैरह सब एआई से बनने लगा है। जो ग्राफिक डिजाइनर को हम 500,000 रुपये पे करते थे पर थंबनेल का, वो सारी चीज़ें अब रिप्लेस हो रही हैं। तो ये छोटे छोटे जो जॉब्स हैं इजीली रिप्लेस हो रहे हैं, तो इनकी जॉब जा सकती है। बट अगर इन्होंने एआई सीख लिया अपने इंडस्ट्री में, जो भी काम कर रहा है बंदा, चाहे एडिटर है, चाहे ग्राफिक डिजाइनर है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो भी काम कर रहा है, उसमें उसको देखना है कि एआई का यूज़ करके उस काम को और बेहतर कैसे कर सकता है, तो फिर उसकी जॉब नहीं जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि ह्यूमन टच जो है वो ज़रूरी है, भले ये एआई कितना भी एडवांस हो जाए। बिल्कुल ज़रूरी है। एआई उन जॉब को रिप्लेस करेगा जो रिपीटेबल टास्क है। ओके। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए ऐसी चीज़ें जो उसमें सिस्टम सेट है कि हाँ ऐसे ऐसे करने पे ये चीज़ें हो जाएंगी, क्रिएटिव उतना नहीं, उसमें क्रिएटिविटी की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें जल्दी रिप्लेस हो जाएंगी। अब टोटली देखा जाए तो ग्राफिक का काम पूरा चैट जीपीटी कर देता है, थंबनेल बना के दे देता है। अब एडिटिंग की अगर देखा जाए तो एडिटिंग अभी उतनी प्रॉपर नहीं आ पा रही है, कुछ ही सेकंड की है हो रही है। काफ़ी लेवल तक उसने काम आसान कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एडिटिंग को आउटसोर्स इसलिए किया था कि मेरा टाइम बचेगा, बट अब जितना टाइम मुझे एक्सप्लेन करने में लग रहा है एडिटर को, उससे कम समय में अब एआई की हेल्प से मैं खुद कर सकता हूँ। हाँ, ये चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल के लिए अब मेरे को थंबनेल बनवाना है, अब मैं बोलूँगा थोड़ा ये चेंज कर दो, थोड़ा इसको ये कर दो, टेक्स्ट इधर रख दो, या फिर फोटो सही नहीं लग रही है दूसरी फोटो लगा दो। अब जितना टाइम मुझे एक्सप्लेन करने में लग रहा है उसको, उतना ही एक्सप्लेन मैं चैट जीपीटी को या जो भी एआई टूल यूज़ कर रहा हूँ उसको कर दूंगा, वो बन जाएगा। आप अपना जो एआई टूल है वो किस काम के लिए कर रहे हैं? अगर आप कई कंटेंट क्रिएटर है, थंबनेल बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, वो हमें ज़रूर बताइएगा कितनी एक्यूरेसी में आपका काम हो रहा है बिना फॉरेन जाए। इंडिया से, यूएसए और यूरोप की ऑडियंस के लिए वीडियोस बनाने हो तो वे कौन सा तरीका है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें आप फेसलेस ही कर सकते हो। फेसलेस लाइक अगर फेस दिखाओगे तुमको पता चल जाएगा कि इंडिया से बंदा है, मे भी आपको सीरियसली ना ले, ठीक है। बट अगर आप फेस नहीं दिखा रहे हो और वहाँ की ऑडियंस के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो पहले देखना होगा कि वहाँ पे फेसलेस क्या कंटेंट चल रहे हैं। उन चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है इस चीज़ के बारे में कि बहुत सारे लोगों को गाड़ियों का शौक होता है। तो कोई पर्टिकुलर गाड़ी है, मान लीजिए BMW X5 है। अब BMW X5 जब लॉन्च हुआ था तब कैसा दिखता था, फिर उसका जो नया वर्जन आया वो कैसा दिख रहा था, फिर नया वर्जन आया कैसा दिख रहा था। तो ऐसे करके आप जब लॉन्च हुआ था और आज तक वो कैसा दिख रहा था, आप एआई की मदद से उसके इमेजेस लेके आ सकते हो। गूगल पे आपको मिल जाएगी या फिर उसके वेबसाइट से ही मिल जाएंगी, और आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो एंड फिर उसको कंपाइल करके वीडियो बना सकते हो। तो जिनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है वो इस तरह का कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और जो गाड़ियाँ फॉरेन में फेमस हैं उन गाड़ियों का आप ऐसे बना सकते हो। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे अगर आप ढूंढने जाओगे तो बहुत आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। तो ऐसे करके वहाँ की ऑडियंस से आप मतलब फॉरेन की ऑडियंस से आप ऐसे पैसे कमा सकते हो। दूसरा है कि आप वहाँ के लिए लोगों के लिए सर्विसेज दे सकते हो। कई लोग अमेज़ॉन पे चीज़ें सेल करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं यूएस वगैरह में। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वहाँ के ई कॉमर्स में क्या ट्रेंड में है या क्या ज़्यादा सेल हो रहा है, किस चीज़ में स्कोप है। तो आपको बढ़िया से रिसर्च करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है एआई की हेल्प से, गूगल की हेल्प से आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो अभी आधे घंटे के पॉडकास्ट में पूरा बताना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट ये करना पॉसिबल है। जो आपने सवाल पूछा था कि हम क्या बाहर की ऑडियंस से या बाहर काम करके हम पैसा कमा सकते हैं इंडिया से ही, तो पॉसिबल है। अगर सिर्फ एक तरीका डिसाइड करना हो ऑडियंस को इंडिया से बाहर की इनकम को जनरेट करने के लिए, तो वो क्या होगा? एक क्या, मैंने तो अभी 3 तरीके ऐसे बता दिए। मैं खुद यूट्यूबर हूँ सर। आपको जैसे ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करती है, आपकी बात को पत्थर की लकीर माने, अगर सर ने एक बताया तो उसको जरूर फॉलो करें, तो एक क्या तरीका होगा? यूट्यूब चैनल बहुत ही सही रहेगा। यूट्यूब चैनल हाँ। उस पर कंटेंट जैसे ये इजी है, यूट्यूब चैनल इजी है। बाकी की चीज़ें जैसे अगर आपको अमेज़ॉन करना है या ड्रॉप शिपिंग करनी है, ड्रॉप शिपिंग तो अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। पहले प्रॉफिटेबल था, अभी उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। बट जो अमेज़ॉन ई कॉमर्स वगैरह है ये चीज़ें करी जा सकती है, बट इसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये बिगिनर्स नहीं कर पाएंगे। तो यूट्यूब चैनल मुझे लगता है सबसे ईजी है। ओके। अगर आप में से कोई भी चाहता है तो डेफिनेटली आपके लिए है। इवन अगर इसके अलावा है कि थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का है कि आप सर्विसेज दे सकते हैं बाहर के कंपनीज को, या जैसे जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं, होटल्स हैं, तो उनके लिए लीड जनरेशन जो है काफ़ी लोग करते हैं इंडिया से ही, उनके लिए
यहाँ से बैठे बैठे बस है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए कि आप उनको पिच कर पाओ, उनसे बातें कर पाओ। कुछ क्रिएटर्स टाइटल कुछ और लिखते हैं, थंबनेल बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाते हैं। इस स्ट्रेटजी के पीछे असली साइकोलॉजी क्या होती है? मैम ये पहले चलता था, अब तो यूट्यूब इतना एडवांस हो चुका है। पहले यूट्यूब में जैसे क्या होता था कि लोग ऐसे कर पाते थे, थंबनेल कुछ और अंदर कुछ और। अब क्या है कि यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट कर दे रहा है तुरंत, जो भी कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो उसको ट्रांसक्रिप्ट कर दे रहा है, उसको पता चल जा रहा है कि ये कंटेंट में है क्या। तो अगर आप मिसलीड करोगे तो पहले ही पेनलाइज कर देगा, आगे इंप्रेशंस नहीं बेचेगा। दूसरा उसका एक और मैट्रिक है कि कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है पहचानने का, कि एग्जाम्पल के लिए वो पहले 1000 लोगों को इंप्रेशन भेजा यूट्यूब ने, जो भी क्रिएटर है उसने थंबनेल मिसलीड किया है, तो अगर लोगों ने क्लिक किया, थंबनेल अच्छा था क्योंकि उसने बहुत कुछ ऐसा क्लिकबेट बना दिया, लोगों ने क्लिक किया, फिर उसके बाद क्या होगा कि लोगों ने ज़्यादा देर देखा ही नहीं वीडियो को, तो अब इम्प्रेशन पे क्लिक तो कर दिया बट वॉच टाइम अच्छा नहीं रहा। तो अगर वॉच टाइम अच्छा नहीं रहा तो उसको समझ में आ जाएगा कि वीडियो में दम नहीं है और ये थंबनेल मिसलीडिंग है, तो फिर वहाँ से वो वीडियो पे रीच देगा नहीं। पहले ही चल जाता था क्योंकि इतना एडवांस नहीं था कि वो अंदर के कंटेंट को रीड कर पाए, अब रीड कर पा रहा है, तो अब उसके लिए ईजी है समझ पाना कि ये कंटेंट में जो लाइक थंबनेल पे जो बातें हुई हैं वो अंदर है कि नहीं, वो समझ जाएगा। तो अब नहीं चलेगा ये। तो अब किस टाइप के थंबनेल चल रहे हैं? आपको रियल रखना पड़ेगा कि जो वीडियो में है आपको वही चीज़ें थंबनेल पे बतानी है, बट थंबनेल पे ऐसा रखना है कि जो ऑडियंस देखे क्यूरियस हो जाए कि यार अंदर मतलब मुझे क्लिक करना है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ हाँ यहाँ जी। पे। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें जितने भी एस्ट्रोलॉजर है उनको मैंने एक्सपोज किया। सपोज दैट कि जैसे जो ऐप बने हुए हैं वो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर उनको रिप्लाई नहीं करते हैं। ये वीडियो मैंने कुछ 5-6 सेकंड की बनाई और उसका थंबनेल रखकर स्कैम और क्वेश्चन मार्क लगा दिया इस तरीके से, फिर एस्ट्रोलॉजर्स एक्सपोज्ड और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस टाइप का थंबनेल इस टाइप की वीडियो के लिए इनफ है? इसमें आप ऐसा कुछ डाल सकते हो कि माई एक्सपीरियंस, और ऊपर जो स्कैम आपने लिखा है एक्सपोज लिखा है और नीचे लिख देना कि माई रियल एक्सपीरियंस, तो लोग और क्लिक करेंगे। लोगों को पर्सनलाइज कस्टमाइज जो रिव्यू है वो जानना, मतलब उनको जानना है कि हाँ यार इसके साथ ऐसा क्या होगा, तो थोड़ा सा हिंट आपको देना पड़ेगा कि ऑडियंस क्यों क्लिक करे। एक्चुअली सर ये जो पॉइंट है ना थंबनेल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ऑडियंस को यहाँ से बहुत अच्छा ये तरीका सीखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको और आसान तरीका से समझना चाहती हूँ। जैसे आपकी साइड से अगर कोई केस हो जो आप और अच्छे से समझा सके। मैं क्या करता हूँ ना कि जो वीडियो के अंदर है वो थंबनेल पे रखता हूँ, और टीजर में हल्का सा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हल्का सा जो थंबनेल में जो हमने लिखा है वो चीज़ मेंशन हो जाए स्टार्टिंग में। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, ताकि ऑडियंस को लगे कि हाँ यार जो थंबनेल पे हमने देखा बात हो रही है इसके अंदर, देखते हैं वीडियो को। और ये मैंने कैसे सीखा था, एग्जांपल के लिए अगर नेटफ्लिक्स ऐप आपने कभी ओपन किया होगा, हाँ। तो नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम वीडियो जो होता है वहाँ पे ट्रेलर होता है, मूवी वगैरह वेब सीरीज से पहले ट्रेलर होता है। तो एक तो पोस्टर होता है और फिर ट्रेलर होता है। तो ट्रेलर अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं वेब सीरीज देखूंगा। थंबनेल तो चलो हमने देख लिया, जो पोस्टर हमने देख लिया, लेकिन अगर ट्रेलर इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो मैं मूवी देखने पे टाइम नहीं दूंगा। तो वहाँ से मेरे को आइडिया आया कि चलो थंबनेल एक बार को इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट टीजर में वो चीज़ होना चाहिए जिस वजह से वो बंदा आ रहा है, या जिस वजह से आप बंदे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, टीजर में वो चीज़ होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। जस्टिफाई होना चाहिए कि वो बंदा क्लिक कर रहा है तो उसको लगे कि हाँ यार जिस चीज़ के लिए मैंने क्लिक किया है यहाँ पे वो चीज़ मुझे मिल रहा है। तो भले वो आज थोड़ा सा देख लिया उसने, या तो वॉच लेटर सेव कर लेगा अगर बहुत बड़ी वीडियो है तो, या फिर वहीं से देखना स्टार्ट कर दे। अब ये तो रही लॉन्ग वीडियो की बात। अब सपोज दैट एक वीडियो है और वो 60 सेकंड के अंदर की वीडियो है, तो उसमें भी कुछ इस तरीके से हुक वगैरह ऐड करना चाहिए? थंबनेल लगाओ चाहे नहीं लगाओ, बट स्टार्टिंग का जो 3-4 सेकंड है वहां से वो बंदा रुक जाना चाहिए। तो उन 3 सेकंड्स में क्या होना चाहिए? वीडियो की कुछ अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए। बहुत सारे पैटर्न्स हैं। आप देखो जिस भी कैटेगरी की वीडियो आप बनाते हो उस कैटेगरी में जो टॉप के लोग हैं उनके शॉर्ट्स देखो, उनके जो पॉपुलर शॉर्ट्स हैं, पॉपुलर जो उनके रील्स हैं। अब जैसे जो पॉपुलर लोग हैं उनकी खुद की ऑडियंस बनी हुई है ऑलरेडी, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी डालते चलता है। नहीं ऐसा नहीं है। मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके 25-30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, व्यूज 50,000-60,000 भी नहीं आते। हाँ, नाम नहीं लूंगा, वो इंडस्ट्री का ये गैप है बहुत बड़ा। एक मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके बहुत 3-3 करोड़ 4-4 करोड़, 20-30 मिलियन हो गया ना, कितना हो गया, 30 मिलियन 3 करोड़ हो गया,
ऐसे ऐसे लोगों का मैं देखता हूँ कि व्यूज़ नहीं आते हैं। 3-3 करोड़ सब्सक्राइबर 50,000 1 लाख व्यूज़ जाने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनके सब्सक्राइबर हो गए, ऑडियंस बन गए, तो भाई अब वो राजा हैं, कुछ भी डाले तो चल जाएगा। अब यहाँ एक रील का मैंने कल ही एक रील स्क्रॉल करी थी, मैं बताती हूँ, जो अभी गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। अब उससे रिलेटेड है कि कौन सा दिन किसका है और उस दिन क्या पूजा करनी चाहिए, ये केस है, जस्ट ऑडियंस रिलेट करेगी। तो इस टाइप की वीडियो जो में किस टाइप का हुक होना चाहिए, वो 7 सेकंड ना समझ में नहीं आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 7 सेकंड के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। देखो, ज़्यादा आपको जोर नहीं देना है। मुझे लगता है कि आप जितनी ऑनेस्टी के साथ कंटेंट बना दोगे ना, ऑडियंस पसंद करने लगती है। और बार बार हुक के पीछे भागोगे ना, तो आप समझो एल्गोरिथम के लिए काम कर रहे हो, आप उस इंस्टाग्राम के लिए काम कर रहे हो, आप उस यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी ऑडियंस के लिए काम कर ही नहीं रहे हो। तो मुझे लगता है ऑनेस्टी के साथ आप कंटेंट बनाओ, हुक वगैरह ना क्रिएट हो तो भी चल जाएगा। आपकी बातों को अगर लोग समझ पा रहे हैं, कोशिश बस ये करो कि कम से कम समय में आप चीज़ों को रखो। अगर आप शॉर्ट या रील बना रहे हो तो कम से कम समय में रखो, इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। एक 15 सेकंड की रील है ना, तो 15 मिनट से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। अब इंसान दिन रात एक कर दे रहा है हुक के चक्कर में, हाँ, नहीं बहुत बड़ी करना है ऐसे। प्रॉब्लम है ये। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, एक मूल मंत्र ये बोलता हूँ, जो भी टॉप के लोग हैं या जिनकी रीलें वायरल हैं, कॉपी कर लो, कोई बुराई नहीं है। इस तरीके से कॉपी करने में कोई बुराई यूट्यूब की तरफ से कुछ नहीं, स्टाइल कॉपी करना है, आपको अपने अंदाज में बोलना है, बट देखना है कि अच्छा उसने क्या हुक यूज़ किया है, वैसा कुछ हुक अपने कंटेंट के लिए ट्राई कर लो। एक्सपेरिमेंटल है सारी चीज़ें, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता दूँ। एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट आपको करना है। ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ें बोल दूँ अब एकदम ऐसे ही चलना है। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते रहना आप कंटेंट के साथ में। अगर ये कन्वर्सेशन आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मेरा नज़रिया चेंज हुआ है यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेके, जो भी आप सोचते थे, तो डेफिनेटली अध्याय को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये जानना है कि मेरी कोई रील या मेरा कोई शॉर्ट्स वायरल जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप सिंपली क्या करो ना, उसको एक नया अकाउंट बना लो, उस पर पोस्ट करके देखो अच्छा, कैसा रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई दूसरा पेज है जिसपे 1000-2000 ही फॉलोअर्स हैं, उस पर अपलोड करके देखो क्या फॉलोअर्स से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आ रहा है ना, तो वो चल सकता है, आपके मेन अकाउंट पे बढ़िया चल जाएगा। ये सेकंड वाला जो सर ने बताया है तरीका, ये कैसा लगा आपको, ज़रूर बताइएगा। सर, जो नए यूट्यूब चैनल क्रिएटर होते हैं, स्टार्टिंग में जो 10 या 20 वीडियोस डालते हैं तो बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, बट अचानक से एक वीडियो वायरल हो जाती है। तो इस टाइम पे जो 10 से 20 वीडियोस गई, तो यूट्यूब ने नए क्रिएटर को टेस्टिंग में रखा था। तो हम ये मान सकते हैं कि जो नए क्रिएटर्स होते हैं उनको पहले यूट्यूब के एल्गोरिथम टेस्ट करती है। बिल्कुल, टेस्ट तो बिल्कुल करेगी, और एकदम से नए क्रिएटर पे वो भी ट्रस्ट नहीं करेगी कि इसके कंटेंट को एकदम से मिलियन पहुंचा दे, या फिर बहुत ऐसे रेयर ही ऐसे क्रिएटर्स होंगे जिनके पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो अच्छा चल गया हो। बहुत ऐसे कम ही क्रिएटर होंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत 10, 20, 30 वीडियोस करने ही पड़ेंगे ताकि यूट्यूब को भी समझ में आए, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म को समझ में आए कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो सच में आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो और ऑडियंस के हित में बना रहे हो। मेन पॉइंट है ना, लोगों को ये सोचना है, एल्गोरिथम को आप भूल जाओ। एल्गोरिथम तो बोलना ही नहीं, आपको बोलना है ऑडियंस बोलना है। ऑडियंस के लिए हम कंटेंट बना रहे हैं, ऑडियंस पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। और सिर्फ 10-20 वीडियो से हम जज नहीं कर सकते कि हम सक्सेसफुल होएंगे कि नहीं होंगे। कम से कम 6 महीना तो आपको एक कैटेगरी में देना ही देना है, और उस 6 महीना में मान के चलो आपने 100 वीडियोस डाले, उस 100 वीडियो में उसमें कुछ तो व्यूज़ आएंगे आपको, उनमें जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है उसको एनालिसिस करो कि इस पे व्यूज़ क्यों आए हैं, और फिर उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करो अपने आने वाली वीडियोस में। इसमें क्वेश्चन है, जैसे स्टार्टिंग में जो क्रिएटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी में चले जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हमें ये भी बनाना जब तक उनको कोई प्रॉपर गाइड ना करे। अब सपोज दैट हमारे पॉडकास्ट को देख के बहुत सारी ऑडियंस को आज समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से काम करना है। अब मैंने स्पिरिचुअल भी डाल दिया, बिजनेस से रिलेटेड भी डाल दिया, जो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड भी डाल दिया। अब किसी एक वीडियो की जो स्पिरिचुअल टाइप की ऑडियंस थी, उस वो पॉडकास्ट या कोई वीडियो अच्छी चल गई, तो क्या उस एक वीडियो से डिसाइड कर लेना चाहिए हमें कि अब स्पिरिचुअल पर ही काम करना है? मैम, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, अगर मुझे कहीं जाना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना कहाँ जाना है। लाइक अगर मुझे मुंबई जाना है तो मैं घर से निकल रहा हूँ मुंबई जाने के हिसाब से, मुझे दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली जाने के हिसाब से घर से निकल रहा हूँ, और दिल्ली का रूट अलग है, मुंबई का रूट अलग है। या फिर मैं घर से निकलूँ, अब
जिधर गाड़ी चली जाए उधर मैं चला जाऊं, तब तो मैं शायद कहीं पहुंचूं ना। फिर वहां जाके फिर मैंने टर्न ले लिया, फिर कहीं और पहुंच गया, फिर वहां से कहीं और टर्न ले लिया मैंने, फिर कहीं और पहुंच गया। हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें स्पिरिचुअल कंटेंट बनाना है, बिजनेस कंटेंट बनाना है, या फिर इंटीरियर डिजाइन का कंटेंट बनाना है, या फिर किचन वाला कंटेंट बनाना है। हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अब जैसे पॉडकास्ट की बात कर लेते हैं, अभी जी। मैं इस आंसर से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ, सॉरी। अब कोई नहीं, जैसे कोई नहीं। पॉडकास्ट है, हम्म। अब बहुत सारे चैनल है। अब पॉडकास्ट में एक कैटेगरी का तो कोई इंसान नहीं करता है। अब किसी बड़े क्रिएटर को ही देख लो, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी में पॉडकास्ट करते हैं, सबके ही चलते हैं। तो इस कैटेगरी में कैसे फिक्स कर सकते हैं आप, क्या क्राइटेरिया है? मैम देखो, इसमें भी अगर आप मल्टीपल कैटेगरी रखते हो तो आपकी अथॉरिटी बनने में बहुत टाइम लगेगा। मैं बताता हूँ, अगर आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते तो आपके पास पता है मोनेटाइज करने के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते हो तो आपके पास जो गेस्ट हैं, जो आप कुछ गेस्ट भी आपको रीच आउट करेंगे कि यार हमें आपके चैनल पे फीचर होना है, क्योंकि आपकी ऑडियंस एस्ट्रोलॉजी वाली हो गई है। कोई ब्रांड एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको रीच आउट करेगा कि भाई मेरे को आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाना है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका अफिलिएट आप इजीली कर सकते हो उन प्रोडक्ट को रिकमेंड करके। लेकिन वहीं पे अगर आपने मल्टीपल टाइप के लोगों के साथ पॉडकास्ट करे हैं तो कोई पर्टिकुलर चीज़ प्रमोट करना आपके लिए मुश्किल होगा और वो सेल भी नहीं होगा। एंड ऑफ द डे हम क्या करते हैं, हमें मेहनत कर रहे हैं, हमें एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। करेक्ट, पैसा तो कमाना ही है, बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे कॉस्ट इन्वॉल्व है। स्टूडियो है, कैमरा है, बिल्कुल। मेहनत है, स्क्रिप्ट है, वीडियो एडिटिंग है, बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो उसको भी निकालना है और हम जो टाइम दे रहे हैं हमें भी कुछ चाहिए। तो क्यों ना हम पहले ही डिसाइड करें कि पर्टिकुलर अगर हम कैटेगरी में रहते हैं तो हमारा मोनेटाइज करने का जो वे है बहुत ईजी हो जाएगा इस वजह से। और जो आप कह रहे हो कि बहुत पॉपुलर लोग हैं जो मल्टीपल टाइप के लोगों के साथ करते हैं, तो अब उनका फेस वैल्यू बन चुका है। अब कोई भी ब्रांड ना उनके कंटेंट पे नहीं दांव लगा रहा है, उनके फेस पे लगा रहा है। अब एग्जांपल के लिए जो आपने देखा होगा कि आजकल जो बड़े बड़े जो पॉडकास्ट चैनल्स हैं उनको टाइटल स्पॉन्सर भी मिले हुए हैं। बिल्कुल। तो वो टाइटल स्पॉन्सर उनके कंटेंट से कहीं मैच नहीं कर रहा। देखा नहीं है मैच मैंने कर रहा काफी है ना, सारे। क्योंकि अब जो पॉडकास्ट कर रहा है, जो होस्ट है, उसका उतना फेस वैल्यू बन चुका है कि वो कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करेगा तो लोगों तक अवेयरनेस तो जाएगी। बट अब हर कोई टॉप पे तो जा नहीं सकता, तो क्या टॉप पे नहीं जा सकता तो पैसे नहीं कमा सकता है। मेरे को ही देख लीजिए, मैं बिल्कुल टॉप पे नहीं हूँ, बट जहाँ भी हूँ बहुत बड़े बड़े जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं उनसे अच्छा खासा ही निकाल देता है अपना चैनल। तो मैंने उस स्ट्रैटेजी से, जो मैं बता रहा हूँ उस स्ट्रैटेजी से मैंने काम किया। सिर्फ और सिर्फ मैंने मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर ही बात किया है मेरे चैनल पे। उसके अलावा आपको एक आध गाड़ियों की वीडियो मिल जाएगी जो मैंने कभी खरीदी है तो मैंने उसकी वीडियो डाल दी। इसके अलावा सिर्फ मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर ही मैंने बात करी है। रीज़न सिंपल है कि मेरे को मोनेटाइज करना है। अगर मैं खिचड़ी बनाऊंगा तो मेरे को ब्रांड्स उस हिसाब से नहीं मिलेंगे, उस हिसाब से मैं कोई प्रोडक्ट नहीं प्रमोट कर सकता, मेरे पास मिक्स ऑडियंस आ जाएगी। आप समझ रहे हो? तो कई बार क्या होता है, आप शुरू करने के लिए कर सकते हो, आप मास तक पहुंचना है तो आप मल्टीपल टाइप के लोगों को बुला रहे हो या मल्टीपल टाइप के आप कंटेंट बना रहे हो। बट जैसे जैसे आपका चैनल बड़ा होता जाएगा आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना होगा। आपको चुनना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे मैच हो रहा है और साथ साथ में चैनल की जो ऑडियंस है किधर जा रही है। तो चैनल का ऑडियंस, आपका इंटरेस्ट और क्या उस जो भी इंटरेस्ट मैच हो रहा है, यहाँ पे ब्रांड्स हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ सेल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मोनेटाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। बहुत बार मैं देखता हूँ, मेरे को आते कमेंट्स कि भाई मैं शायरी करता हूँ या फिर मेरी शायरी की वेबसाइट है या शायरी का मैं कंटेंट डालता हूँ, मैं कैसे मोनेटाइज करूँ। अब मेरे को खुद नहीं समझ में आता, अब शायरी में कैसे मोनेटाइज करेगा। गूगल एडसेंस के अलावा और कुछ तरीका मेरे को दिखता नहीं है। बिल्कुल। तो एक हमें इंडस्ट्री पकड़नी पड़ेगी, एक कैटेगरी हमें पकड़नी पड़ेगी अगर मोनेटाइज करना है तो। अब इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो आप पूछो। नहीं, इससे रिलेटेड मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट जो सर ने ये सिचुएशन जो मैंने सर से पूछी थी, इस सिचुएशन में अगर आप में से कोई भी है या फिर आपके फ्रेंड्स है जिनका यूट्यूब चैनल है वो सफ़र कर रहे हैं, डेफिनेटली ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत रिलेवेंट है, इसको शेयर कीजिएगा।
सर जब व्यूज़ नहीं आते हमारी जी। वीडियोस पर, तो एक क्रिएटर को एनालिटिक्स का वो कौन सा वाला पोर्शन है जो चेक करना चाहिए जिससे असली ग्रोथ के नंबर्स पता चल जाएं? मैम उसमें ना अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में एक ट्रेंड्स करके ऑप्शन आता है। जब एनालिटिक्स पे आप क्लिक हाँ, करते हो ट्रेंड ट्रेंड्स करके ऑप्शन आता आता है। है। उस पे आप क्लिक करोगे ना तो जो कीवर्ड्स आपकी ऑडियंस सर्च कर रही है, आपको वो कीवर्ड्स दिखते हैं वहाँ पे। उन कीवर्ड्स को आप सेव कर लो। अगर आपको लगता है कि इन कीवर्ड्स के अराउंड आप कोई कंटेंट बना सकते हो, तो आप उस पे बनाओ, व्यूज़ आएंगे। फिर आप देखो कि आपके लास्ट 90 डेज में किस तरह के कंटेंट पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। उससे रिलेटेड अगर आप कुछ कंटेंट बना सकते हो तो बनाओ। आपको एनालिसिस करते रहना है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। कंटेंट क्रिएशन एक्सपेरिमेंट का गेम है। अब जैसे आपने बोला जो ट्रेंड वाला हमारा एक पार्ट फीचर है जिसको देखना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे चैनल होते हैं जैसे टैरो का है या फिर कोई पॉडकास्ट का, कुछ अलग ही ट्रेंड में क्वेश्चंस आते हैं जो हाँ, ऑडियंस तो सर्च वही कर रही मैंने होती कहा है। कि जो मिक्स अगर आपका वो है चैनल है, मिक्स टाइप का कंटेंट आप डाल रहे हो तो आपको ऐसे ही वहाँ पे ट्रेंड्स में शो करेगा। जैसे चैनल है टैरो का कुछ करके और वो ब्यूटी वाले कुछ दिखा देता है करके, मैंने देखा हुआ, मैं एनालिटिक्स चेक तो करती हूँ नहीं क्रिएटर्स के। ब्यूटी वाले दिखा देता है या फिर ऐसे, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपके कंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड आ रहे हैं तो वही बनाना है। जरूरी नहीं है कि जो दिखा रहा है सब पे बना देना है। आप कंफर्टेबल हो कि नहीं उस तरह के कीवर्ड्स पे बनाने के लिए, यह भी देखना है। इसके अलावा कोई और ऐसा फीचर है जिसको देख के पता चल जाए, जैसे वीडियो के ओवरव्यू हो गया या एंगेजमेंट रीच वगैरह, कुछ ऐसा है कोई और नंबर? नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ देखना है। बाकी आप जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स को देखो कि लोग क्या क्वेरीज कर रहे हैं या उनका इंटरेस्ट किधर जा रहा है। इसके अलावा कम्युनिटी टैब जो होता है यूट्यूब में, उसको यूज़ करो और उस पर पोल डालो, ऑडियंस से पूछो कि किस तरह का कंटेंट देखना चाहती है। थोड़ा बहुत ऑडियंस से भी इनपुट लेना ज़रूरी है। इन अ वीक कितने पोल डालने चाहिए अगर हम नॉर्मल किसी भी क्रिएटर की पोल बात करें? महीने में एक आध बार आप डालो। बाकी आप पिक्चर्स डालो, जो अपकमिंग वीडियोज है उसके बारे में डालो, बिहाइंड द सीन के बारे में डालो। कहीं आप घूमने गए हो तो थोड़ा पर्सनलाइज रखने के लिए आपने वो कोई फोटो डाल दी ताकि ऑडियंस आपसे पर्सनली कनेक्ट हो पाए, आपकी स्टोरी से कनेक्ट हो पाए। कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है तो वो आप बता सकते हो। कोई भगवान न करे मतलब कोई दुर्घटना हो जाती है उसके बारे में आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि इमोशनल कनेक्शन बनता है ऑडियंस के साथ में, ऑडियंस आपको याद रखती है। अभी जैसे मैंने एक अकाउंट देखा था, किसका था, अरुण पंडित जी का था, हाँ जी। पता नहीं किसका था, हो सकता है किसी और का हो, मैंने देखा था। अब जैसे Okay. उनका चैनल पे जो वीडियो जाते थे, कुछ भी कंटेंट जाता डिफरेंट था। बस अभी जैसे कोई एक घटना हुई थी, उन्होंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दी थी, तो उस पे ज़्यादा व्यूज़ थे उनके कंटेंट को लेकर। तो ऐसे रैंडम वीडियोस हर क्रिएटर को डालने चाहिए, जैसे कोई भी। कभी कभी आप ट्राई कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आपने कभी ट्राई किया है अपने अकाउंट पे? हाँ, अभी जैसे मैं एक गया था, ऑफ रोडिंग करने गया था मैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई और उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए। मतलब रेगुलर जो व्यूज़ आते थे उससे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ गए। अभी भी चल रहा है। तो मतलब रैंडम वीडियोस हमें डालनी चाहिए। हाँ, वही मैंने बोला, अपने से एक्सपेरिमेंट कर रिलेटेड, सकते या हैं, फिर आप जो डाल चल सकते हैं। रही हैं चीज़ें इंडिया में, कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसको लग रहा है कि हमें भी बताना चाहिए, हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल, आप कर सकते हैं। अब यही चीज़ मैं अगर इंस्टाग्राम के लिए पूछूं, जैसे एक रील गई है, उसका मुझे जो इंसाइट्स है उसमें क्या चेक करना चाहिए? रील में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखता, टू बी ऑनेस्ट। मैं बस देखता हूँ कि वो रील कैसा परफॉर्म किया, अगर करा तो क्यों करा, नहीं करा तो क्यों करा। थोड़ा सा बस मैं खुद से ये जानने की क्यों कोशिश कैसे करता पता चलेगा उसमें? हूँ। पता ऑडियंस के रिएक्शन से। अब जैसे मेरे को वीडियोस में दिख रहा है, मैंने कल जो वीडियो डाली उस पर 1000 है, लेकिन आज मैंने वो थोड़ा पता नहीं क्या कर दिया, कंटेंट में कुछ चेंज था, वो वीडियो 10,000 चल गई। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं कैसे अब निकालूंगी? मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। मैं आपकी जैसे ऐसे कोई वीडियोस की सिचुएशन रही है तो आप जैसे बता सकते हैं। अब कई बार जैसे क्या होता है, जैसे मैं भी इंटरव्यूज करता रहता हूँ, है ना, तो उसमें से कोई क्लिप्स कट करके डालता हूँ तो वही कोई फट जाता है, बहुत अच्छा चल जाता है। और कोई कोई उसमें से दब जाता है, 10,000 व्यूज़ आने भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं, कोई मिलियन चला जाता है। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, चला नहीं चला। अब मेरा काम क्या है कि पोस्ट करना, मैं पोस्ट करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें वैल्यू है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। उस तरीके से मैं देख के करता हूँ। तो क्या जो एनालिटिक्स बना हुआ है इंस्टाग्राम का, मैं इंस्टाग्राम का एनालिटिक्स नहीं देखता, टू बी ऑनेस्ट। मैं किसी यूट्यूब को का ही देखना देखता। चाहिए? अगर आप पर्सनली किसी, जैसे बहुत सारे क्रिएटर है जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही कंटेंट बनाते हैं, तो उनके लिए एनालिटिक्स कितना? आप बस ये देख सकते हो एनालिटिक्स में कि जो ऑडियंस कहाँ तक देख रही है, कितने सेकंड तक देख रही है, स्वाइप कर रही है या फिर रुक रही है। ये बस चीज़ों का आप ध्यान दे लो, कितने सेकंड तक देखने के बाद वो स्वाइप कर रही है। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये पार्ट
ये पार्ट तक वो रुके थे, बट आगे वो स्वाइप कर दिया उन्होंने। तो इससे थोड़ा आइडिया लगेगा, तो आप आगे के वीडियोस में जो हुक वगैरह है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करोगे, उससे बस एक आइडिया लग सकता है। तो पर्टिकुलर वीडियो का एनालिटिक्स मैं देखता हूँ कि ये वीडियो क्यों चली क्यों नहीं चली, तो वहाँ से वो ग्राफ जो दिखता है ना कि कितने लोगों ने लाइक किया और कितने सेकंड पे जाके लाइक किया, तो एक कई बार क्या होता है कि एक पीक बन जाता है वहाँ पे, कोई ग्राफ होता है यहाँ पे थोड़ा पीक बन जाता है ऐसे ऐसे हो जाता है ना। है। तो वो पीक से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ऑडियंस को कुछ अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से बार बार वहाँ पर जो वॉच टाइम है या फिर जो ऑडियंस है बार बार वहाँ पे जा रही है। तो उससे आप समझ सकते हो कि ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, अभी जैसे आपने नोटिस करा हो, मे बी आपके अकाउंट पे ऐसी कोई सिचुएशन हुई हो, जैसे अभी मेरे क्रिएटर्स हैं उनके जैसे यूट्यूब से सब्सक्राइबर माइनस हो रहे हैं और इंस्टाग्राम से भी फॉलोवर्स अचानक से 200-300 हो रहे हैं। अब जैसे उनके फॉलोवर्स तो आ रहे हैं नए, बट जो कम हुए हैं वो बैलेंस ही होते जा रहे हैं। 6,000 है तो 6,000 ही दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का क्या ये रीजन चल रहा है? मैम अभी कुछ दिनों से आप देखोगे लगभग 1 साल से काफ़ी सारे अकाउंट्स डिलीट हो रहे हैं। जो इनएक्टिव अकाउंट हैं वो डिलीट हो रहे हैं, कुछ फेक अकाउंट्स जो होते हैं, बॉट अकाउंट होते हैं, वो डिलीट हो रहे हैं। यूट्यूब पे भी हमेशा कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ आती रहती हैं, तो उस पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई चैनल नहीं है तो उसको डिलीट कर देता है। तो अगर किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है और वही चैनल डिलीट हो गया तो वो सब्सक्राइबर माइनस हो जाएगा। तो सेम ऐसे इंस्टाग्राम पे भी, इवन इंस्टाग्राम पे मेरे खुद के 3 पेज डिसेबल हुए, वो वापस आया भी नहीं। मेन पेज गया था बट वो आ गया, बट कुछ ऐसे पेजेस थे जो हम लाइक एक मेरा फाइनेंस का पेज था वो नहीं आया। अच्छा, डीएक्टिवेट हो गया होगा। डीएक्टिवेट हो गया तो आया नहीं वो। तो अगर वो डीएक्टिवेट हो गया और उस अकाउंट से अगर मैंने किसी को फॉलो किया है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से माइनस हो रहा है। ये कब तक चलेगा, कब तक ये प्लस में हो जाएगा फिर? जब तक वो नहीं, अब तो देखिए अब जो गए वो गए, अब नए ही फॉलोअर्स आएंगे तो प्लस में होगा। किसी के साथ अगर हुआ है, किसी के सब्सक्राइबर सबके फॉलोवर्स साथ मुझे डाउन लगता हुआ है कि है, सबका अकाउंट एक बार डिसेबल तो हुआ ही है। जो भी क्रिएटर्स है ना उनका एक अकाउंट एक बार तो उड़ा ही है। यस लिखिएगा कमेंट में जरूर। आज बहुत से लोग एआई से वीडियोस बना के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डाल रहे हैं। ये जो स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म तक काम करेगी? मैम अगर जब तक ऑडियंस उसको एंटरटेन कर रही है, ऑडियंस को मज़ा आ रहा है या ऑडियंस उस चीज़ से वैल्यू मिल रही है ऑडियंस को, तो वो चलेगा। गूगल ने खुद ये बोला हुआ है कि अगर आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे एआई से कर रहे हो, जिस भी मेथड से कर रहे हो, अगर उसमें वैल्यू है तो हम उसको आगे दिखाएंगे, वैल्यू नहीं है तो वो उसको आगे नहीं दिखाएंगे। मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है ये जो एआई वीडियो में फुलफिल कर देंगी? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई मोनेटाइजेशन दिक्कत नहीं वाली? है। आपको डिस्क्लोज करना होगा कि हम एआई वो से हमने तो ऑलरेडी वाटरमार्क आ ही जाता है उस पे, वाटरमार्क भी आ जाता है। आपको मेंशन करना होगा डिस्क्रिप्शन में। नहीं, जब आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि एआई आपने यूज़ किया है कि नहीं किया है। अल्टर्ड कंटेंट का आता है ना, अल्टर्ड वीडियो, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने कोई इस पॉडकास्ट में ही मान लो आपने कोई ऐसा भी रोल आपने यूज़ किया है, कोई ऐसा ग्राफिक यूज़ किया जो एआई से बनाया, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो वैसे ही आप जो भी एआई से कंटेंट बना रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो चाहे यूट्यूब पे डाल रहे हो, आपको मेंशन करना होगा। तो इससे अर्निंग का क्या रहता है फिर, क्रिएटर को कितना मिलता है? अगर इंस्टाग्राम पे तो आप लीड वगैरह ही लाके या अफिलिएट करके ही आप बना सकते हो, ब्रांड प्रमोशन से बना सकते हो। यूट्यूब पे क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट लाइक अगर शॉर्ट है, अगर कोई आपने शॉर्ट बनाया है तो प्रोडक्ट टैग करके वहाँ से कमा सकते हैं। जैसे अपना लॉन्ग का चलता है वैसे तो जैसे हमारा ह्यूमन वाला चलता है वैसे उस पे भी चलता है। एडसेंस से मिल सकता है? हाँ बिल्कुल एआई की वीडियो से। बट वही मैं कह रहा हूँ, वैल्यू होना चाहिए, नहीं तो कुछ टाइम के बाद ना लो वैल्यू कंटेंट बोल के डिलीट कर देगा, एडसेंस भी डिसेबल कर देगा, और बहुत सारे लोगों का हुआ भी है। तो वो इस चीज़ के खिलाफ है कि बहुत सारे लोग ना मास लेवल का प्रोडक्शन करते जा रहे हैं एआई की मदद से, उसमें वैल्यू नहीं रह रहा है और रिपीटेड कंटेंट रह रहा है। अब जैसे एआई से जो भी स्क्रिप्ट बन रही है उसकी डायरेक्ट वीडियो ग्रोक्स या किसी से भी बना रहे हैं लोग, तो क्या वो रियल वैल्यूज होती हैं, लोगों को फॉलो करनी चाहिए? जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, अब हम क्यों है क्या है उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं, जेन्युइन चीज़ आप एक्सपर्ट है बता रहे हैं, ऑडियंस को पता है सतीश जी कितने एक्सपर्ट है, वो फॉलो करेंगे। बट अब एआई से जो स्क्रिप्ट जनरेट हुई उस पर कैसे भरोसा करे? ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं या कैटेगरी है जिन पे जो इन्फॉर्मेशन ही होता है, तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी सोर्स से उठाया गया रहता है ना, तो उस पर तो लोग ट्रस्ट कर ही सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो गई या फिर कोई ऐसी बात जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी था, तो उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए तो हर एक प्लेटफॉर्म ये कह रहा है कि आपको डिस्क्लोज करना है कि ये आपने कंटेंट एआई से बनाया है कि नहीं। अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो और पकड़े जाने पे पेज डिलीट हो जाएगा। तो रीज़न यही है कि जब एआई डिस्क्लोज हो जाएगा
तो प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेगा कि ये जो कंटेंट बनाया गया एआई से, तो जो भी ऑडियंस होगा उस चीज़ को देखते हुए उसके दिमाग में आएगा कि एआई से बनाया हुआ है। अब जैसे हम आप पहचान लेंगे कि एआई से बनाया हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट पे नए हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता है कि एआई से बनाया गया है कि रियल कंटेंट है। तो उनके लिए दिक्कत है, फिर दिक्कत अगर है। उन्होंने यूज़ कर लिया और यूज़ उनके कर लिया, लिए उस सलाह को मान लिया तो इशू हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो एआई कंटेंट पे जो बीच में देखने को मिला कि यूट्यूब ने भी काफ़ी पेजेस डिलीट करे, इसी वजह से कि वो लोग इम्पर्सनेट कर रहे हैं, एआई कंटेंट बना रहे हैं बट इम्पर्सनेट ऐसा कर रहे हैं कि एआई नहीं है, तो वहाँ दिक्कत है। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि एआई से बनाया हुआ है। और मुझे लगता है कि एआई का आप उतना ही यूज़ करो, हेल्प लेने के लिए यूज़ करो, आपके कंटेंट को और बेहतर कर दे। पूरा कंप्लीटली एआई यूज़ करोगे तो दिक्कत आ सकती है। आप में से कितने लोग हैं जो एआई की रील्स बना रहे हैं, और कितने लोग हैं जिनको नहीं पता होता है कि एआई का डेटा है या फिर किसी ने बनाया हुआ है, तो सर ने बताया हुआ है, आप पहचान लीजिए। और अगर हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट कोई भी आप बिना किसी के एक्सपर्ट के या किसी के भी, जैसे कोई भी न्यू क्रिएटर है वो एआई की वीडियोस डाल रहा है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ मत कीजिएगा। हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए कुछ नुकसान हो सके, तो इस पे आप सिर्फ हेल्थ ही नहीं, फाइनेंस से भी रिलेटेड कंटेंट अगर सिर्फ एआई हाँ, से आ रहा है फाइनेंस से रिलेटेड भी हो तो सकता उसमें है। भी बहुत इश्यू है। फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, और भी है कोई जिसमें हाँ, जो ये सेंसिटिव टॉपिक है ना, फाइनेंस से किसी का फाइनेंशियल पूरा रिस्क आ सकता है, हेल्थ से पूरा हेल्थ रिस्क आ सकता है, जीवन की बात है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अवॉइड करना चाहिए, जो एआई से रिलेटेड कंटेंट है उनको कंज्यूम करके उनकी सलाह को मानना। बिल्कुल सर, लाखों फॉलोवर्स वाले लोग भी, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, वो भी एक लूप में फंस जाते हैं। वो खुद ही कंटेंट क्रिएट करते हैं, खुद ही एडिट करते हैं, तो इस चक्कर में उनका पूरा टाइम निकल जाता है। वो खुद को बिजनेस ओनर कैसे बना सकते हैं? और मैम अगर जैसे देखो, आप थोड़े टाइम के बाद शुरू जब कोई करता है तो खुद से सारी चीज़ें करता है ना। जब आप पैसे थोड़े बनाने लगते हो तो कोशिश करो कि उस काम को आप डेलीगेट करो जो काम आपके बिना भी हो सकता है, आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना भी हो सकता है। तो धीरे धीरे टीम बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, कोई भी काम हो। पहले शुरू में हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड ही होता है, फिर अगर आप थोड़ा सा डेलीगेट करते हो तो जाके आप बिजनेस ओनर बनते हो या एंटरप्रेन्योर बनते हो। तो कोशिश करो कि जो पैसे आप कमा रहे हो थोड़ा बहुत आप साइड में टीम बिल्डिंग में आप खर्च करो, खुद का जेब थोड़ा कम भरो, तभी स्केल कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर किसी क्रिएटर को सिर्फ एक ही एम्प्लॉय हायर करना है स्टार्टिंग में, तो वो एक एम्प्लॉय कौन सा होना चाहिए? वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। चाहे एक रील हो, मैं कह रहा हूँ जो 15 सेकंड की रील है उसको एडिट करने में 3-4 घंटे जा सकते हैं। अगर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रील है, काफ़ी बी रोल्स वगैरह ग्राफिक्स हम डाल रहे हैं तो इतना टाइम लग सकता है। आपका एक ब्लॉग बिजनेस है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? आपका उसमें कई सालों से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी आपने टीम को सारा हैंडओवर कर रखा है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, तो अभी मैं आपको एक अपडेट दूँ तो लास्ट ईयर से हमने बंद कर दिया इसको। अच्छा, रीज़न मैं बताता हूँ कि हम इस पे सब अच्छा कर रहे थे, ट्रैफिक भी अच्छा आ रहा है, बट जो हमें इनकम हो रही थी इतनी नहीं हो रही थी कि हम सैलरी देने के बाद हमारे पास कुछ बचे, तो पूरा टोटली टाइम वेस्ट हो रहा था। इवन हम जो सैलरी हमें जेब से ही देना पड़ रहा था कभी कभी, तो क्योंकि हम जो कर रहे थे हिंदी में कर रहे थे, और हिंदी में जो आरपीएम है बहुत कम है, जो हमें गूगल से पैसा मिलता था बहुत कम मिलता था। अगर वो इंग्लिश में कर रहे होते या फिर बाहर के कंट्रीज़ के लिए कर रहे होते तो अच्छा पैसा मिलता। तो इस वजह से लास्ट ईयर ही मैंने बंद कर दिया। और एक और रीज़न था, गूगल के बहुत अपडेट आते रहते थे, तो अब जैसे मान के चलो वेबसाइट पे हमने मिलियन ट्रैफिक लाना शुरू कर दिया, जैसे ही अपडेट आता था, हिट हो गया अपडेट में, तो उस पर 1 लाख ट्रैफिक आना भी मुश्किल हो जाता था। तो ये सब चैलेंजेस की वजह से मुझे बंद करना पड़ा, और पूरा अभी फोकस हमारा वीडियोज़ में ही है, चैनल पे। तो ये मैंने जब शुरू किया था, जब मेरी करियर की शुरुआत ही ब्लॉगिंग से हुई थी, तो techyukti.com हमने स्टार्ट किया था 2016 में, और तब से लेके अराउंड 2023-24 तक हमने काम किया उस पर। और 1 साल के बाद ही 2016 के बाद ही मैंने उसको डेलीगेट कर दिया था। तो उस पर जो कंटेंट है मेरी टीम ही डालती थी, मेरे को कभी कभी बस देखना होता था कि क्या चल रहा है। तो अप्रूवल्स आप देते थे या वो अपने आप ही खुद कर लेते? एक बार समझा दिया था ऐसे ऐसी चीज़ें करनी है तो हो गया था। मतलब हम हैंडओवर कर सकते हैं टीम को। सर, अगर एक क्रिएटर को सिर्फ एक एसओपी बनानी हो तो वो एक एसओपी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो भी कंटेंट जिस भी तरह का हम डालते हैं तो उसका रिसर्च करने के लिए एक होना चाहिए कि रिसर्च एंड स्क्रिप्टिंग। सेकंड उसका शूट,
थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ, एक स्क्रिप्ट हम कब बोल सकते हैं ये परफेक्ट है? जो भी हमने रिसर्च किया, जो भी पॉइंटर्स हैं एक हमारे, एग्जांपल लेके समझाएंगे प्लीज ऑडियंस को? एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हाँ, अभी मैंने ना अभी रिसर्च कर ही रहा था, मैं कुछ ऐसे निशेज में ढूंढ रहा हूँ यूट्यूब के जिन पे लॉन्ग टर्म तक काम किया जा सके, एवरग्रीन कंटेंट, एवरग्रीन टाइप का कि, और एआई के टाइम में, लाइक अब एआई आ चुका है और आने वाले टाइम में एआई और स्ट्रांग हो जाएगा, तो ऐसे में वो निशेज में बताने वाला हूँ जो सस्टेन कर सकता है। तो मैंने कुछ ऐसे निशेज मैंने फाइंड करे थे, तो मैंने अभी पहले सिर्फ कैटेगरीज फाइंड करी और वो कैटेगरीज में खुद से ही एनालिसिस कर रहा था, खुद से ही मैं सोच रहा था कि अच्छा ये जो इंडस्ट्री है आगे चल के काफ़ी बूम करेगी। एग्जांपल मैं देता हूँ, सोलर इंडस्ट्री। दूसरा एआई इटसेल्फ, मतलब कि एआई के यूज़ केस क्या क्या हैं, एआई हर एक इंडस्ट्री में कैसे काम करेगी। एग्जांपल के लिए एआई इन लॉ इंडस्ट्री, एआई इन मेडिकल फील्ड, एआई इन इंटीरियर डिजाइनिंग, एआई इन, मतलब ऐसे करके हर एक फील्ड में कैसे काम करेगी, तो इसका भी बड़ा स्कोप रहेगा। तो ये मैंने लिख लिया था। तो एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, पहले पॉइंटर्स लिखे थे, फिर उसके बाद अब उनमें एग्जांपल्स में ढूंढूंगा। अब उसके बेस पे मैं एक स्क्रिप्ट रेडी करूंगा। स्क्रिप्ट मेरा ऐसा लाइन बाय लाइन नहीं होता है, एक मोटा मोटा पॉइंटर ही बेसिकली होता है कि हाँ। अच्छा ये पॉइंटर है, मुझे क्या बोलना है मुझे पता है। तो एग्जांपल रहेगा तो मेरे को इजीली मैं उस चीज़ के बारे में अच्छे से बोल नहीं, पाऊंगा, मुझे पता होगा। तो एक वो हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है शूट करने का। शूट हो गई, फिर वो फाइल्स एडिटर को हमने दे दी और वो जो स्क्रिप्ट हमने लिखी है पॉइंटर्स, ताकि उसको भी इजी रहे कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो हम स्क्रिप्ट उसको दे देंगे। फिर उसको मैं सजेस्ट कर दूंगा कि इस पे कुछ बी रोल्स भी डाल देना, जो भी एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ जो ग्राफिक्स हैं, बी रोल्स हैं, टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देना। कुछ अगर डेटा है, कोई फैक्ट है, वो ऐड कर देना। फिर उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा तो मैं एक बार रिव्यू कर लूँगा, सब कुछ ठीक है तो फिर उसका थंबनेल डिज़ाइन होगा। थंबनेल डिज़ाइन हो जाएगा, फिर उसको वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी, फिर वीडियो अपलोड करके थंबनेल लगा दो, अपलोड कर दो। ये अपलोडिंग के टाइम पे जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह का वो आपका क्या रहता है, थोड़ा ये और बता दीजिए। तो टाइटल अब जैसे इसी चीज़ का मैं लिखूंगा कि एवरग्रीन यूट्यूब निशेस, जो 2026 में भी काम करेगा, 2026 के लाइक आगे भी। तो ऐसे लिख दूंगा एवरग्रीन यूट्यूब निशेस, और कितने अगर 7 है तो लिख दूंगा टॉप 7 यूट्यूब निशेस, ऐसा करके लिख दूंगा। फ्यूचरिस्टिक निशेस ऐसा लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसी के बेस पे मैं चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिखवा लूंगा, या तो खुद भी लिख दूंगा, हाँ, आपने या थोड़ा बहुत अपना इनपुट दे दिया और फिर चैट जीपीटी को बोल दिया कि इसको और अच्छे से। डिस्क्रिप्शन का क्या क्राइटेरिया होता है? कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि इस वीडियो के अंदर है क्या। लॉन्ग वीडियो है, पहले हम लॉन्ग वीडियो की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितनी लाइन का डिस्क्रिप्शन होना है? 5 से 6 लाइन होनी चाहिए। उन 3 लाइन में क्या होना चाहिए, लास्ट की 3 लाइन में क्या होना चाहिए? उसी के बारे में एक इंट्रोडक्टरी चीजें होनी चाहिए कि जो आपका टॉपिक है उसके बारे में। एग्जांपल के लिए अगर ये पॉडकास्ट जा रहा है तो आप सिंपली लिख सकते हो कि इस वीडियो में हमने सतीश जी के साथ में ये चीज़ों के बारे में बात किया है। तो अगर आप ऐसी चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहे हैं या इस चीज़ में जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें। फिर नीचे कुछ हम रिलेटेड वीडियोस, अगर इससे रिलेटेड आपने और भी कोई वीडियोस करी हैं या मेरी कोई रिलेटेड वीडियोस अगर आपको डालनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो। कई लोग इंस्टाग्राम का लिंक दे देते हैं ताकि अगर यूज़र उनको ढूंढना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इजीली वो फाइंड आउट कर पाए, उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो यूज़र का एक्सपीरियंस हमें अच्छा करना होता है। अब डिस्क्रिप्शन का पहले जो मतलब होता है तो एसईओ में बड़ा काम आता था, आज भी काम आता है, बट अब क्या होता है, अब यूट्यूब को ना कंटेंट यूट्यूब देख पा रहा है, अब वो ट्रांसक्रिप्ट से ना वो यूट्यूब देख पा रहा है। तो अब डिस्क्रिप्शन का जो एसईओ में जितना पहले हेल्प होता था अब थोड़ा कम हो गया। बट ऑडियंस आज भी डिस्क्रिप्शन पढ़ती है, कई बार वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन देखती है, अच्छा इसमें है क्या। ऐसा होता है, ऑडियंस पढ़ती है? मैं खुद पढ़ता हूँ। मैंने तो ये सुना था कि जो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो भी एसईओ का पार्ट होता है वो एल्गोरिथम के लिए करते हैं, जिससे वो समझ पाए कि वीडियो किस बारे में है। एल्गोरिथम के लिए भी कर पाए, और साथ एग्जांपल के लिए जब नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, कोई भी मूवी होगी वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, इस मूवी में क्या है, किस तरह की मूवी है, लाइक उसका जॉनरा क्या है, मूवी का कॉमेडी है तो क्या है, अगर सस्पेंस है तो थोड़ा सा उसमें उसके बारे में लिखा होता है, ताकि एक हिंट मिल पाए और ऑडियंस उस चीज़ के लिए उससे कन्विंस हो जाए और उसको देखे। तो आपको बेसिकली ऑडियंस को कन्विंस करना है। अब आज के डेट में डिस्क्रिप्शन का जो यूज़ हो जाएगा ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए ज़्यादा,
SEO पे अब कम हो गया। इसके बाद फिर वो डिस्क्लेमर डाल सकते हो अगर आपका कुछ ऐसा सेंसिटिव टॉपिक वाला कंटेंट है, लाइक सेंसिटिव कंटेंट है, तो आप डिस्क्लेमर जरूर डालो। फाइनेंस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, या कुछ भी है तो आप डिस्क्लेमर तो जरूर डालो। अगर आपने कुछ अफिलिएट करा हुआ है तो बता दो कि इसमें अफिलिएट लिंक हो सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो मेंशन करना जरूरी होता है। देन हैशटैग आ जाएंगे। हाँ जी, हैशटैग 3-4 आप डाल सकते हो। मुझे ये हैशटैग का ना गेम समझ नहीं आता, मैं आज आपसे ट्रूली समझना चाहती हूँ। पहले जब ये लॉन्च हुआ था हैशटैग, तो इसका एक ही पर्पस था कि जब हैशटैग जो डालते थे, तो एग्जांपल के लिए हैशटैग कंटेंट क्रिएशन आपने डाल दिया अपने डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करने पे जो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी वो स्क्रीन पे दिखेंगी, तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। आपने कभी हैशटैग लगा के यूट्यूब पे कुछ सर्च किया है? सर्च करने के लिए नहीं होता है वो। पहले हैशटैग से क्या होता था, ग्रुपिंग हो जाता है उस तरह के कंटेंट का। वो यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझाने के लिए होता है कि इस तरह की कैटेगरी में हमने ये कंटेंट पोस्ट किया है। ये ऑडियंस के लिए नहीं होता है। बहुत कम ऑडियंस होती है जो हैशटैग कभी क्लिक मैं करके इतनी बड़ी हो गई, मैंने कभी नहीं मतलब सर्च किया है। तो ज़्यादा करके जब ये लॉन्च हुआ था तो एल्गोरिथम पर्पस से ही हुआ था, मशीन के लिए, तो उसको समझाने के लिए कि इस तरह के कंटेंट को एक ग्रुप में रखेगा वो, इस वजह से था वो। तो जब भी वो सजेस्ट करेगा, एग्जांपल के लिए कोई कंटेंट क्रिएशन वाली वीडियो देख रहा है और आपने हैशटैग डाला हुआ है तो सजेस्ट कर सकता है। ओके, नीचे अगर आते हैं फिर प्लेलिस्ट, तो ये तो ठीक है। जैसे फिर आते हैं टैग पे, तो टैग से होता है उसमें एक लाइन लिखी होती है कि बहुत ही मिनिमल रोल प्ले करता है आपकी वीडियोस को रीच देने में, लिखा होता है। बट मैं जब टैग्स डालता हूँ ना, तो उसमें से अगर उन कीवर्ड पे रैंक करता है, अपनी वीडियो अगर रैंक कर रही है, तो अगर आपने कोई एक्सटेंशन यूज किया vidIQ या फिर TubeBuddy वगैरह, पहले करती थी है ना, तो उस पे आपको दिखा देता है कितने नंबर पे रैंक कर रहा है। हाँ। तो अब मेरा जो टॉपिक होता है ज्यादा करके ना सर्च वाला कंटेंट है, हाउ टू टाइप के वीडियोस में डालता हूँ, तो वैसे में टैग्स बहुत रोल प्ले करता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो सर्चेबल वाला जो टॉपिक होता है, हाँ, उसमें हमें डालने चाहिए। बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मेरे 30 से 40% कीवर्ड लोग सर्च करके आते हैं, और जब वो कीवर्ड सर्च करते हैं तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम हेल्प करता है, आपकी वीडियो को समझ जाता है कि अच्छा ये वाले टैग्स हैं, तो वहाँ पे शो करता है, दिखाता है। जब मैं खुद वहाँ पे, जब मेरे को पता लग जाता है ना इस कीवर्ड पे कितने नंबर पे रैंक कर रहा है, वो एग्जैक्ट फिगर होती है जो vidIQ जो बताते हैं। आप क्या करो ना, जब वहाँ पे vidIQ जो बता रहा है 3rd नंबर पे रैंक कर रहा है, 4th नंबर पे, आप एक बार इनकॉग्निटो में या किसी और के फोन पे आप सर्च करके देखना, तो टॉप में वीडियोस आ जाएगी आपकी। तो उससे क्या होता है ना, आप खुद वो कर पाओगे, ट्रैक कर पाओगे अपनी चीज़ों को कि अच्छा ये टैग डालने से आ रहा है पहले नंबर पे। अब जो टैग डालने का पीछे भी वजह होती है, जो टाइटल में आपने जो लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है, और वही सेम चीज़ टैग में भी डाल दिया, मतलब जो टैग आपका तीनों चीज़ों में मिल रहा है, तो चांसेस होते हैं रैंक होने के। ओके, अब जैसे अभी आपने बताया कि जो सर्चेबल वाला कंटेंट है उसके लिए टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर वो सर्चेबल वाला कंटेंट नहीं है, जैसे एस्ट्रोलॉजी टाइप का है, हल्का फुल्का एस्ट्रोलॉजी वाले भी चीज़ें सर्च लोग करते हैं। अब जैसे उसमें तो एस्ट्रोलॉजी के शॉर्ट्स हो गए, एस्ट्रोलॉजी रेमेडी, एस्ट्रोलॉजी उपाय, इस तरीके का लोग सर्च करते हैं, ज़्यादा कीवर्ड नहीं पता मुझे। और जैसे टैरो का हो गया, बिजनेस वाले में बिजनेस ग्रोथ टिप्स वगैरह, इस तरह पर्सनल ग्रोथ हो गया, तो इस टाइप के कितने टैग डालने चाहिए उसमें? 500 कैरेक्टर का होता है। हाँ, जितना आ जाए डाल दो, बट रिलेटेड ही टैग्स डालो। कोई ऐसी कैटेगरी ऑफ कंटेंट है जिसके लिए टैग इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो टोटली बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी होते हैं जो बिना टैग्स के ही चलते हैं, ठीक है, तो कई लोग कहेंगे अरे मैंने तो टैग के बिना ही मेरी वीडियोस चल गई, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे एक अपनी सिचुएशन देती हूँ जो मैं आए दिन फॉलो करती हूँ। कभी तो जैसे मैंने ट्राई करती हूँ, जैसे 8 दिन मैंने अपने जो भी मेरे क्रिएटर हैं, तो मैं उनके लिए क्या करती हूँ कि मैंने सिर्फ शॉर्ट वीडियो में टाइटल डाला और वो करके उनका नाम डाल दिया, तो वीडियो चली, कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखा मुझे। अब जब मैंने उसको पूरा SEO किया प्रॉपर तरीका से, तो वो वीडियो भी उतनी ही चली। एक दिन मैंने कुछ नहीं किया, बस टाइटल डाला, 2 या 3 हैशटैग डाले, फिर भी वो वीडियो उतनी चली। क्या रोल होता है? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ऐसे अभी मत देखो। कोई अगर सर्च टॉपिक, जो सर्चेबल टॉपिक पे अपने कोई कंटेंट बनाया है, मेरा वो टॉपिक था, मुझे याद है, शुक्र को कैसे एक्टिवेट करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा ना, जो अगर टैग्स आपने डाल दिए हैं, तो यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, जब कल को 2-3 महीने के बाद किसी भी लाइक जो भी व्यूअर है उसने सर्च किया, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपकी वीडियो उसके फीड में दिख जाए,
या उसके सर्च रिजल्ट में दिख जाए, चांसेस ज़्यादा है अगर आपने टैग्स डाले हैं अच्छे से तो फ़ायदा ये पड़ जाता है। मतलब आपको डालने व्यूज़ तुरंत चाहिए। आपको नहीं नज़र आएंगे, बट ओवर द टाइम बहुत इफेक्ट करता है आपको। मैं कैसे इस चीज़ का मैं बताऊँ, आप एनालिटिक्स में जाना और देखना कि सर्च से कितने व्यूवर्स आ रहे हैं और क्या टर्म डाल के सर्च कर रहे हैं। मेरे चैनल का 30% जो वो है ना सर्च कीवर्ड से आते हैं। क्योंकि हाउ टू पे आपकी हाउ टू वीडियोस पे है रहती और हैं। मैं बहुत प्रॉपर एसईओ करता हूँ, मैं चीज़ें लिखता हूँ। और मैं आपको एक और मैं इसका अपना खुद का पर्सनल मैं देना चाहूँगा एग्जांपल। मेरा जो एक चैनल मैनेज करता है, मेरा जो मैनेजर है, एक जो एक्स्ट्रा चैनल है मेरा वो मैनेज करता है, तो उसने अपने हिसाब से वीडियोस अपलोड कर दी थी। टैग्स उसने सही से नहीं डाले थे। पहले दिन पे व्यूज़ कुछ नहीं आए थे। फिर जब मैंने देखा कि यार इस पे व्यूज़ आने चाहिए थे, इस टॉपिक पे व्यूज़ क्यों नहीं आए, तो जब मैंने देखा कि डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा था और टैग्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन को अपडेट किया। और टॉपिक क्या था कि ब्लिंकिट पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं, ये टॉपिक था। मैंने टाइटल भी चेंज किया कि लोग क्या सर्च कर सकते हैं। तो मैंने पहले कीवर्ड क्या किया जो मेरे को कीवर्ड बन सकता था कि हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑन ब्लिंकिट, ये मैंने vidIQ में सर्च किया। अब देखा कि एग्जैक्ट क्या कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं और उस पे सर्च वॉल्यूम कितना है। जो एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करते थे वही मैंने अपने टैग में डाला और उसी को मैंने लेके अपना टाइटल बनाया और उसी से रिलेटेड मैंने डिस्क्रिप्शन डाले। अभी आज के डेट में अगर उस पर देखोगे तो अच्छे खासे व्यूज़ हैं और सिर्फ सर्च से आए। मतलब हम अगर इस चीज को अगर समराइज करें तो ये है कि एसईओ प्रॉपर करना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा करता देता है, है। क्योंकि देखो अब मशीन है, यूट्यूब जो है मशीन है, उसको भी चाहिए कि यार जो कंटेंट है आप बताओ ना कि ये है क्या। बिल्कुल, जो लोग नहीं करते हैं एसईओ वो जरूर करें, और जो लोग करते हैं वो जरूर लेके एसईओ यस करके। और अगर आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अध्याय को। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई, अगर आपको जानना है कि सर किस तरीके से एसईओ करते हैं तो सर का चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं आप। आजकल बहुत से लोग हैं जो एडसेंस और ब्रांड डील पर ही डिपेंड है। कल को अगर ये अर्निंग सोर्स कम हो जाता है तो क्रिएटर अपनी परमानेंट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? मैम इसके लिए तो है कि मल्टीपल जो सोर्स ऑफ इनकम आपको बना के रखना ही है। कोशिश करिए कि जो भी आपकी कैटेगरी है इसमें ब्रांड्स के अलावा आप अफिलिएट भी कर पाओ, ठीक है। अफिलिएट के अलावा कोशिश करो कि अगर आप खुद का भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो तो प्रोडक्ट, ओके। और खुद का अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो तो कोशिश करो कि अब उसकी भी ब्रांड बिल्डिंग एक अलग से करो। आपका तो ब्रांड बन चुका है, आपका जो पर्सनल ब्रांड हो चुका है, बट जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसका भी कंटेंट का एक पेज बना दो, उसके बारे में भी लोग बातें करें। और उस जो भी आपका प्रोडक्ट है ऐसा हो जाए कि लोग अब आपके नाम के बिना भी उसको खरीद रहे हैं। काम टाइम लग जाएगा उसे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तब वही तो परमानेंट बनाने के चक्कर में आपने जो परमानेंट वाला सवाल करा तभी वो हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत क्रिएटर, काफ़ी फेमस क्रिएटर हैं, गौरव तनेजा, उन्होंने खुद का प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया रोजियर फूड्स के नाम से। उनके घी वगैरह आते हैं, प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो आज के डेट में अब उनके रेगुलर कस्टमर हो चुके हैं। अब वो प्रमोट करे या ना करे, लोग उनके वेबसाइट से खरीद रहे हैं लोग। आपने कुछ सोचा है इस तरीके की अर्निंग? सोचा है और काम कर रहे हैं। जब जैसी चीज़ें लॉन्च हो जाएंगी तो फिर मैं अपने चैनल पे बताऊंगा उसके बारे में। बिल्कुल सर, अगर कल को यूट्यूब मोनेटाइजेशन बंद कर दे तो कितने क्रिएटर्स का कैरियर खत्म हो जाएगा? मेरा ही अभी बंद कर दिया था, लास्ट ईयर की बात है, अक्टूबर में बंद कर दिया था। तो अराउंड 3 महीना लगा वापस लाने में। क्या रीजन था, क्यों बंद कर दिया था? कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स आ गई थी, दो स्ट्राइक्स थी। मेरे ऑलमोस्ट 40 वीडियोस डिलीट हो गए थे, हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट बोल के। तो डिलीट होने का रीज़न मुझे भी समझ में नहीं आया था। वो तो मेल करके बताते हैं ना, ये रीजन था नहीं प्रॉपर बताया सिर्फ लिखा था हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट। तो आपने वो वीडियो फिर रिव्यू तो करे, उसमें ऐसा कुछ लगा आपको? मेरे को समझ ही नहीं आया। रेगुलर वीडियोस बनाते थे वैसे ही थे, वही वीडियोस, इंटरव्यू, पॉडकास्ट जो करते हैं। फिर मेरे को ये चीज़ हुआ कि हम लोग ना पैसे के बारे में ज़्यादा बात करते थे। तो मेरे को लगा कहीं उनको, क्योंकि YouTube ने भी अपने उसमें ना सिस्टम में AI इंप्लीमेंट कर दिया, तो अब AI ही डिटेक्ट कर रहा है चीज़ें और AI ही वीडियोस उड़ा रहा है। ह्यूमंस नहीं कर रहे थे, ह्यूमन रिव्यू भी नहीं हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि मैंने कई बार सपोर्ट में लिखा भी तो कुछ ढंग का रिस्पॉन्स आया नहीं, उधर से भी ऑटोमेटेड ही रिस्पॉन्स आ रहा था। तो मुझे यही लगा कि AI के थ्रू वो चीज़ें हो रही हैं। तो हमने क्या किया, थंबनेल वगैरह पे जो भी हमने अमाउंट लिखे थे या थंबनेल में टाइटल में जो हमने अमाउंट लिखा था सब हटाया। और फिर हमने कोई अगर वीडियो है कि हाउ टू
अर्न 5,000 पर डे फ्रॉम दिस मेथड। तो अब हमने जो मेथड है, एग्जांपल के लिए ई कॉमर्स है, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अब लर्न ई कॉमर्स, छोटा सा टाइटल लिख दिया, इतना डर गए थे हम लोग। तो थोड़े टाइम के बाद वीडियोस डिलीट होना बंद हुई। ऑलमोस्ट 1 महीने तक मेरी वीडियोस डेली एक दो वीडियोस डिलीट हो रही थी। तो अराउंड 3 महीना लगा, जो स्ट्राइक ओवर हुई तो फिर मुझे अप्लाई करने का वापस ऑप्शन आया कि एडसेंस अप्लाई करो। तो मैंने अप्लाई किया, तो फिर उसके 1 महीने के बाद अप्रूवल आया। तो अराउंड मेरे 4-5 महीने तो इसी में चले गए। तो 4-5 महीने कुछ मैंने पैसे नहीं कमाए अपने चैनल से। और एक और दिक्कत की बात है, अगर आपने मल्टीपल चैनल बना रखे हैं तो सारे चैनल को एक साथ तो लिंक बिल्कुल मत करो। मेरे सारे चैनल डिसेबल हो गए थे, तो जाके फिर वापस आया। तो अब एक एक करके सारे चैनल्स का एडसेंस वापस आया है, तो अब जाके पैसे वैसे बन रहे हैं। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है रहा है, इससे आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें ऐसी गलती नहीं करनी है, वो क्या है? देखो, गलती तो मेरे को खुद समझ में नहीं आया कि मैंने गलती क्या करी है। जैसे आपने वो थंबनेल वगैरह चेंज किए, जैसे कुछ मैंने क्रिएटर्स की वीडियो फॉलो करती हूँ, टेक्निकल गुरु करके हैं, आप जानते होंगे, वो जैसे यूट्यूब की जो भी अपडेट्स आती हैं उनके बारे में बताते हैं हर रोज। तो उन्होंने बोला जैसे गारंटी हो गया, या फिर आप करोड़पति बन जाएंगे ऐसा इतने कुछ में। मेरे वीडियो में था भी नहीं। तो ऐसा कुछ मेरे वीडियो में था भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह की वीडियोस मैं करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपने सफलता हासिल करी है, तो मैं आपसे आपकी जर्नी पूछ रहा हूँ, तो इसमें गारंटी कहाँ है? मैंने पूछा कि आपने इस चीज़ को कैसे किया, तो उसमें गारंटी कहाँ है? आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ ना मैं तो। और इवन अगर मान के चलो कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से यूट्यूब को लग गया कि यार ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो मैंने तो प्रूफ भी मांगा है। वीडियो में मैं उनसे प्रूफ दिखाने को बोल रहा हूँ, प्रूफ भी दिखा रहे हैं, फिर भी डिलीट कर दिया। तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि मैंने गलती क्या करी है। हाँ, गलती जो लोग ये ना करें कि एक साथ सारे चैनल्स को लिंक ना करें। अगर आपने अलग अलग चैनल बना रखे हैं तो अलग अलग ईमेल आईडी से आप बनाओ, और एक ही लैपटॉप पे सबको ओपन मत करो, ठीक है? एक साथ लॉगिन मत करो, आईपी एड्रेस भी मैच करके पता नहीं क्या कर ले हैं ये लोग। दूसरा है कि एडसेंस एक साथ मत लिंक करो, अलग अलग एडसेंस रखो। अब जैसे यूट्यूब वाला आपने बोला ना, वो मुझे पूछना है, क्योंकि मैं करती हूँ, मेरे पास मल्टीपल क्रिएटर्स के अकाउंट होते हैं, मेरा खुद का भी अध्याय। तो मैं उनको जब वीडियो शेड्यूल करती हूँ तो सबके चैनल्स 1 बाय 1 ओपन करती हूँ, शेड्यूल करती हूँ कंटेंट। तो इससे भी कुछ लग रहा है? नहीं, जब इशू आएगा ना तो सारे चैनल पे इशू डाल देंगे। जब आएगा तो अलग अलग लैपटॉप थोड़े ना लेगा कोई, अलग अलग टाइम पे लॉगिन करो आप। वही दिक्कत है ना, मेरे को समझ में नहीं आता। एक बार इन्होंने ही बोला कि आप एक ईमेल से 500 चैनल बना सकते हो, इन्होंने ही बोला, यूट्यूब वालों ने ही बोला। और एक बार, और जबकि मेरे सारे चैनल एक ही ईमेल आईडी से बने हुए थे। ये तो बहुत ही और एक और दिक्कत है कि अगर एक बार आपका चैनल डिलीट हो गया, आप लाइफ में दूसरा चैनल बना ही नहीं सकते। जैसे उनको पता चलेगा कि सेम बंदे का चैनल है, मतलब परमानेंटली वो तुमको हटा देंगे, यूट्यूब से खत्म कर देंगे यूट्यूब से ही। ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अगर आप क्रिएटर हैं तो बहुत ही केयरफुली कंटेंट बनाएं, थंबनेल वगैरह बनाएं, 2 से 3 बार रिव्यू करके, कुछ भी ऐसी चीज ना हो जो वीडियोस में नहीं, थंबनेल में दिखा रहे हो। तो इशू आया था फाइनेंस वाले क्रिएटर्स को, और जो गेम वाले थे जो लोग, हाँ, गेमिंग लोन से रिलेटेड जो कंटेंट बना रहे थे उनको आया था। हाँ, और जो स्पिरिचुअल टाइप का कंटेंट बनाते थे कुछ, उनको भी आया था। एक मेरे साथ गेस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया था। एक तो मुझे हंसी आ रही थी, इनका जो महात्मा जी टेक्निकल है, इनको आया था इस चीज का, ईटिंग डिसऑर्डर का। थोड़ा समझी नहीं सर, मैं समझाइए। ईटिंग डिसऑर्डर, पता नहीं कुछ ऐसा फूड से रिलेटेड वो क्लेम कर दिया था, जबकि ये फूड से रिलेटेड तो कंटेंट ही नहीं है इनका। हाँ, वो आपने बोला ना कि एआई ये कुछ भी कर रही है। हाँ। और आज के रेट में अगर आप सपोर्ट सिस्टम में बात करने के लिए जाओ, चैट सपोर्ट में 400-500 क्यू, वहाँ इतना लाइन लगा हुआ है, नंबर आएगा 400 के बाद आपका। तो ये हाल हो रखा है। पैसा कमाना मुश्किल होता जा रहा है यूट्यूब से, मुश्किल होता जा रहा है, जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन फेक कोलैबोरेशन और स्कैम्स के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे ब्रांड जेन्युइन नहीं है, उन्होंने हमें बोला कि आपको हमारा ये प्रोडक्ट है, अपनी वीडियो में दिखाना है, और पेमेंट हम आपको तब करेंगे जब आप रील पब्लिक कर देंगे। बट उन्होंने फिर पेमेंट नहीं किया, कोई फ़ोन या मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करे, हमको ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो इस तरीके के जो फेस कर दो आप उनकी कंपनी पे। अब ढूंढने से मिलने भी तो चाहिए फिर। नहीं, तो आप प्रॉपर उनसे जीएसटी मांगो। जब भी काम करने जाओ आप किसी भी एजेंसी के साथ में, तो उनसे पूछो आपका जीएसटी नंबर दे दो,
इनवॉइस आप किस पे रेज करोगे, जीएसटी पे रेज करोगे, तो जीएसटी तो लोगे, उनका जीएसटी दे मांगा, एड्रेस तो उसमें पता चल ही जाएगा। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो उन पे केस कर दो आप कि मेरा पेमेंट नहीं दिया इन्होंने। आपके पास अभी कोई ऐसा केस आया है किसी का? एक एजेंसी ने नहीं करा, हालांकि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, अराउंड 6 महीने हो गए, पेमेंट नहीं दिया उन्होंने, तो अभी मैं सोच रहा हूँ केस करने का, बट अभी जितना अमाउंट है नहीं, 1-1.5 लाख रुपए ही है, तो मैंने सोचा छोड़ो। अगर कोई नया क्रिएटर है और उसको इस तरीके का एग्रीमेंट करना है किसी ब्रांड के साथ, तो कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो उसको जरूर वेरीफाई करनी चाहिए? वो कंपनी कब से है, जो एजेंसी है कब से है, वो जीएसटी फाइल कर रही है कि नहीं कर रही है टाइमली, वो चीज़ आप देखो, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ एक्टिवली वो लोग काम कर रहे हैं। अगर वो जीएसटी फाइल कर रहे हो, जीएसटी इजीली आप चेक कर सकते हो। जीएसटी अब जैसे आपके साथ ही, आप तो इतने एक्सपर्ट हैं, अब आपके साथ ही वो नहीं हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ। नहीं सीधे तो आपको, जैसे अभी वो ब्रांड पेमेंट नहीं कर रही है, तो नए क्रिएटर्स हैं, उनको तो इतना नॉलेज भी नहीं है टेक्निकल जो फंडे चल रहे हैं उनका, तो अगर उनको पता करना हो सिंपल तरीका से बिल्कुल, तो वो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा बहुत देखो, आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा कि एजेंसी दे देगी। आप एक ईमेल सिंपली लिखवा लो उनसे कि जितने में डील हुआ है और कब तक वो पेमेंट दे देंगे। एक डेट आप उनसे ले लो, 30 डेज 45 डेज एक वो टाइम देते हैं। उस डेट के बाद अगर वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप उन पे वो कर दो, FIR कर दो कि भाई इन्होंने मेरे पेमेंट नहीं दिए, पैसे खा लिए। तो उनका GST नंबर होगा, कंपनी का एड्रेस होगा, उस नाम होगा, उस जो भी फाउंडर होगा, उन पे कर दो आप केस। और वो ईमेल है जो ईमेल डॉक्यूमेंट के तौर पे प्रस्तुत किया जा सकता है कोर्ट में। तो जब केस होगा तो ऑटोमेटिक वो दे देगा, जब उसको नोटिस जाएगा ना तो पैसे फिर दे देते हैं लोग, ऐसे दे देंगे। ठीक है, वो भी क्यों नहीं पड़ेगा ना, ये सब चक्कर में उससे ज़्यादा खर्चा उसका हो जाएगा। अब जैसे बहुत सारे क्रिएटर होते हैं जो नए होते हैं इस फील्ड में, उनको जो मेल आता है, सबसे पहले तो उस मेल को नहीं समझ पाते हैं कि जेन्युइन है या फिर फेक है। जो भी अगर एजेंसी है, अगर आप देखोगे ना डोमेन नेम के साथ आता है, ईमेल कोई भी आता है ना, एक डोमेन नेम के साथ आता है, .com वाला, @gmail.com तो एक सिंपल होता है, और उनकी वेबसाइट .com, ठीक है, उसको एक बार चेक करो, उस वेबसाइट को एक बार चेक करो कि हाँ वो सच में काम कर रही है। उनका इंस्टा पेज देखो, लिंक्डइन पे चेक करो कि ये लोग लिंक्डइन पे हैं कि नहीं है, तो यहाँ से पता लग जाता है कि जेन्युइन है कि नहीं। तब हमें उस मेल का रिवर्ट करना चाहिए। और ज्यादा करके जो अगर फॉरेनर का कुछ मेल आ रहा है ना, तो उससे थोड़ा सावधान रहना, वो कई बार फेक हो सकता है। तो उसको पहचानने के लिए कुछ है ऐसे? वही फॉरेन वाले नाम जो आते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से ही देखना है। और कोई ऐसी बात है, कभी कभी इररिलेवेंट स्पॉन्सर भी अगर आ रहे हैं, मतलब आपके कंटेंट से दूर दूर तक लेना नहीं है उस ब्रांड का, फिर भी वो आपको अच्छा खासा पैसा ऑफर करने को रेडी है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए, हो सकता है वो हैकर हो। कोई और ऐसी बात है जो अभी तक के आपके एक्सपीरियंस में हो, जो हमारी ऑडियंस को बताना चाहे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड पार्टिकुलर? बाकी ज़्यादातर जो इश्यूज यही आते हैं कि पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पे जो ब्रांड्स होते हैं, और ये फेक वाले जो होते हैं ना, जैसे कि चैनल हैक करने वाले आते हैं। अगर किसी लिंक पे क्लिक करने बोल रहे हैं कि यहाँ से साइन अप कर लो या ये कर लो, तो उस पर क्लिक मत करना लिंक पर। और जो भी आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ जिस पे आप बात कर रहे हो बिजनेस से रिलेटेड, उस ईमेल से आपका चैनल नहीं बना होना चाहिए। ओके, आप एक नया ईमेल आईडी ले लो जिससे ब्रांड से बातचीत करने के लिए। हाँ, ये चीज कर लेना, ये बहुत सही है। किसी के साथ अगर स्कैम हुआ है, अगर आप क्रिएटर है, तो डेफिनेटली हमें बताइएगा जरूर, मैं सर से नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस करूंगी। और जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है, उस ईमेल आईडी से आप कहीं भी साइन अप वगैरह मत करो। कोई अकाउंट बनाना हो तो मत बनाओ, अलग ही क्रिएट करो। एक उसको आप रख लो प्राइवेट रख लो, उसको संभाल के रख लो, डायरी में नोट करके, उसको बस यूज करना है अपने चैनल के लिए, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। अदरवाइज और कहीं मत करो, नहीं तो कभी ना कभी बड़े बड़े लोगों के चैनल हैक हुए हैं, तो हैक इजी। और आपको लगेगा कि यार मेरा कैसे हैक हो जाएगा, हल्का सा एक लिंक पे क्लिक किया ना, खत्म। अभी मेरा खुद का अध्याय चैनल का जो इंस्टाग्राम था ना, वो डिसेबल कर दिया था उन्होंने, जबकि ऐसा कुछ कंटेंट था, पॉडकास्ट की रील्स थी। फिर नहीं डिसेबल करके वो आ गया, वापस आ गया। हाँ, आ गया वापस, वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह हो गया था, तो हुआ वो पता नहीं। हम एक तो फेस वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद आधार कार्ड डालो या पासपोर्ट डालो। हाँ भाई, तो आ रहा है वापस। ये कापी चल रहा है अभी। आज इंटरनेट पर बिना किसी क्रेडेंशियल के लोग अपने आप को एक्सपर्ट बता रहे हैं। क्या आने वाले समय में नॉलेज बेस्ड कंटेंट के लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट का या उसकी कोई वेरिफिकेशन करनी पड़ा करेगी कि जैसे सतीश जी जेन्युइन है कि नहीं है? बिल्कुल, और ये चीज़ दूसरे कंट्रीज़ में होना स्टार्ट हो गई है, इंडिया में बहुत जल्द हो सकता है। सर्टिफिकेशन का वो आ जाएगी, गवर्नमेंट खुद बोल दे कि भाई अगर आप
सर्टिफाइड नहीं हो या फिर आपने इतनी पढ़ाई नहीं करी है तो आप इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते। तो हो सकता है कि बोले कि सर्टिफिकेट अपलोड करो तो ही जाके आप चैनल चला सकते हो, और ये बहुत जल्द हो जाएगा। आई थिंक चाइना में ये चीज़ हो चुका है। तो एक क्रिएटर्स के लिए अच्छा है या फिर बेकार है? एक इकोसिस्टम के लिए अच्छा है। हाँ, ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल। हाँ, और जो एक चीज़ है कि लोग कहते हैं कि जो क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कोई भी उठ के क्रिएटर बन जा रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, तो अब ये चीज़ भी लोग नहीं बोल पाएंगे, जो ट्रोल कर देते हैं कि अरे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ऐसा करके। अब है कि जो सर्टिफाइड बंदा है वही सिखा रहा है। एग्जांपल के लिए अभी फाइनेंस में अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें बता रहे हो तो सेबी से आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा, एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है आपके चैनल पे। तो अभी फाइनेंस में हो गया है। हेल्थ में एक वहाँ पे वार्निंग लिख के आता है कंटेंट के ऊपर। हेल्थ में तो होना चाहिए, जो डॉक्टर्स नहीं है वो भी डॉक्टर्स की एडवाइस देने को बैठे हुए हैं। व्हाइट कलर का वो पहन ले रहे हैं, जैकेट ले रहे हैं और कोट पहन ले रहे हैं, और फिर आ जा रहे हैं चीजें बताने लग रहे हैं। जनरल डॉक्टर है उनका चल नहीं रहा है, उनका चल रहा है। और इवन जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाले का भी होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड बंदा ही पढ़ाए, कोई भी पढ़ा रहा है। लेकिन अब जैसे क्वालिफाइड है, जैसे आपने बोला कि उसे सेबी से वो करवाना पड़ेगा, लेकिन वो तो उसने वहाँ करवा लिया। अब एक चैनल पे हम कैसे देखें कि रजिस्टर्ड है, या तो फिर उसको वो सही चीजें। सेबी रजिस्टर्ड होगा ना, वो अपना हर बार नाम बताएगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, अपना कोड बताएगा, वो कोड बताएगा, वो कोड वो चेक हो सकता है सेबी की वेबसाइट पे। और किसी कैटेगरी में जैसे क्या पहचानने का कोड हो सकता है? उसके अलावा कुछ नहीं है, बस सेबी वाला ही एक है, फाइनेंस वाला। फाइनेंस में ही बस है, हेल्थ में नहीं आया, हेल्थ में नहीं है अभी, क्रिएटर्स में भी नहीं है। ओके, अगले 5 साल में किस टाइप का कंटेंट सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा अगर यूट्यूब पे देखें तो? जो भी इंडस्ट्री है, जो भी कैटेगरी है, अगर वो आगे उसमें स्कोप है, ग्रोथ करने के चांसेस हैं, तो उस तरह के कंटेंट चलेंगे। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एवरग्रीन है, आपको उन सब चीज़ों को देखना है कि जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होगी, फूड इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होगी, रियल एस्टेट कभी ख़त्म नहीं होगा, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। अगर इसमें एनर्जी की बात करें, एनर्जी लोग यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में आप देखो क्या कंटेंट बना सकते हो। सोलर है ना, सोलर एनर्जी, ईवी लॉन्च हो रहा है, और ईवी अभी जिस लेवल पे है आगे चल के इससे और एडवांस होगा। तो आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी आगे चल के और ग्रो करेगी। एआई है जो आगे चल के ग्रो करेगी, तो इन कैटेगरीज में है कि आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी की कैटेगरी कॉमेडी जो है, एंटरटेनमेंट है, जो कभी खत्म नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजी वाले जो लोग हैं ये चलेंगे लॉन्ग टर्म? चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो कैसे? जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, लोग और डरने लगते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर तो लोग सोल्यूशन कम बताते, डराते ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कर लो नहीं तो ऐसे हो जाएगा, इस तरह का कलर का शर्ट मत पहनो, या फिर ये मत करो, ऐसे मत करो। और ज़्यादातर लोग हर चीज़ का उपाय पूछते हैं, उपाय पूछने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाते हैं। जो भी उनकी लाइफ में समस्या चल रही होती है, तो चलेगा ही चलेगा। अगर इनमें से किसी एक चीज़ को एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, तो वो क्या है जो आपने इतनी कैटेगरी बताई, मतलब सॉरी अभी रिप्लेस, जैसे देखिए अगर इन्फॉर्मेशन देने की बात है तो एआई रिप्लेस कर ही देगा। इवन एस्ट्रोलॉजी वाले बहुत सारे ऐसे, तो सर ये जितनी भी कैटेगरी आपने अभी बताई हैं उनमें सब लोग इन्फॉर्मेशन ही देके दिखाएंगे अपने प्रोडक्ट को? नहीं, अब एग्जांपल के लिए आपको, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई सलाह आपको चाहिए और आपको आदमी से ही चाहिए, ह्यूमन से ही चाहिए, तो आप थोड़ी एआई को यूज़ करने बैठोगे। आपको चाहिए कि कोई पर्सन मेरे को कंसल्ट करे, तो वहाँ पे एआई तो काम नहीं आएगा ना। और मेरे जैसे लोग कितने होंगे अभी? जैसे बहुत कम लोग हैं। एआई जितना बढ़ता जाएगा, लोगों को क्रेविंग होती जाएगी ह्यूमन वाली चीज़ों की, और वो जब रेयर होती जाएगी चीज़ ना, तो और एक्सपेंसिव हो जाएगी, और अभी ज़्यादा है, और डिमांड हो जाएगा ह्यूमन वाली चीज़ों का। एआई क्योंकि इजी है एआई से चीज़ें बनाना, जी तो है बट इसमें एक्यूरेसी की भी तो दिक्कत होती है, कैसे पता चलेगा एआई वाले में? हाँ, अब धीरे धीरे एक्यूरेसी और अच्छी होती जा रही है, क्योंकि एआई इवॉल्व हो रहा है, एआई और ट्रेन हो रहा है। जितना ज़्यादा लोग उससे क्वेरीज कर रहे हैं, वो और ज़्यादा ट्रेन होते जा रहा है। लेकिन आज भी अगर एआई से आप पूछोगे कि मेरे को गाड़ी धुलवाने जाना है और 100 मीटर दूर है, तो मैं पैदल जाऊँ या गाड़ी लेकर जाऊँ, तो कहेगा पैदल जाओ। तो अब बताओ, पैदल जाऊँगा तो गाड़ी कैसे धुलवाऊँगा फिर? तो एआई अभी भी इतना एडवांस नहीं है। आप आज बात करके देखना आप, तो अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ है, बट हाँ आने वाले टाइम में काफ़ी एडवांस हो जाएगा।
एडवांस से और इस एग्जांपल से एक मुझे बात पूछनी थी, जो भी लास्ट कुछ वीक मेरे साथ हुआ है उस पर मुझे खुद बहुत हंसी आई। मैंने एक स्क्रिप्ट अपनी टीम से बनवाई और वही सेम स्क्रिप्ट मैंने चैट जीपीटी को दी। उसने बोला कि आपकी स्क्रिप्ट सिर्फ 50% ठीक है, 50% मैं बना दूंगा अगर आप बोले तो। मैंने कहा ठीक है, आप बना के दो। मैंने उससे पूछा अभी 100% लॉक है? यस अभी 100% लॉक है। मैंने वो कंटेंट शूट कर लिया और एडिट वगैरह होके 1-2 वीडियो मैंने डाल भी दी। फिर मैंने 8 दिन बाद उन वीडियोस को उनके एनालिटिक्स वगैरह देखकर उससे पूछा आप अब मुझे ये बताइए जब ये 100% ठीक थी सारी चीज़ें और एडिटिंग की एसओपी भी मैंने आपसे ली थी कि कहाँ पे कौन से विजुअल्स वगैरह डालना है, सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग थी, फिर ये क्यों नहीं चल रही हैं? अब वो बोलती है मेरे से मैंने कब कहा कि 100% काम करेंगी। अब इस टाइप की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो अभी देखो एक क्रिएटिव चीज़ है ना, तो 100% हम क्रिएटिव चीज़ों के लिए उनको नहीं बोल सकते। मैंने बोला कि एआई वो काम करेगा जो रिपीटेड वाली चीज़ें हैं, जिसमें डिसाइडेड है कि हाँ ये स्टेप्स करने हैं, वो उन सब चीज़ों को करने में मास्टर है। बट ये क्रिएटिव चीज़ें एक्सपेरिमेंटल है, तो उन सब चीज़ों में एआई आपका 100% साथ नहीं देगी। अगर आपको अच्छा स्क्रिप्ट बनवाना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपके जो भी अच्छे वीडियोस हैं पास्ट में जो आपने कर रखे हैं और अच्छे चले हुए हैं, जो आपको लगता है कि यार ये मेरे बेस्ट वीडियोस हैं, उनका लिस्ट बना लीजिए पहले तो। और जिन पे अच्छा परफॉर्मेंस है, मतलब वो पॉपुलर भी है, लोगों को पसंद भी आया है और आपको भी अच्छा लगता है उस तरह का कंटेंट बनाना और आप फ्यूचर में उस तरह के कंटेंट बनाओगे, उनका ट्रांसक्रिप्शन निकलवा लो। ओके। और उन ट्रांसक्रिप्शन चैट जीपीटी को बोलो, चैट जीपीटी यूज करते हो? हाँ जी। तो आप बोलो कि ना मैं अपने वीडियोस का ट्रांसक्रिप्शन दे रही हूँ जो मेरे पॉपुलर वीडियोस हैं और मैं इस तरह के कंटेंट और चाहती हूँ फ्यूचर में बनाना, तो इनके हिसाब से ही मुझे आगे के स्क्रिप्ट लिखना। और वो सारे एक एक ट्रांसक्रिप्ट उसको देते जाओ, अपलोड कर दो, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दो वहाँ पे। अब आप स्क्रिप्ट लिखवाना बिल्कुल आपके स्टाइल में, जो आपको चाहिए वैसे ही स्क्रिप्ट लिखेगा। इसमें एक मैंने वीडियो देखी थी चैट जीपीटी जेल ब्रेक करके कुछ एक फॉर्मेट का, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मेरे को नहीं आइडिया इसके बारे में। उसमें मैं बताती हूँ, उसमें ऐसा कुछ बताया उसने कि अगर आप चैट जीपीटी जेल ब्रेक फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो ये 100% गारंटी तो नहीं लेगा, लेकिन 99% इसका ये है कि एक्यूरेसी होगी, चाहे वो स्क्रिप्ट के लिए हो, ओके, नहीं चाहे वो एसईओ की रिगार्डिंग हो। मुझे अभी पॉइंट अभी बट ये तरीका मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैं इसे फॉलो करूंगी। इनफैक्ट आपको एक और तरीका बताता हूँ। हाँ। अगर आप जो भी आपके एडिटर होंगे उनको आप बता देना, ये वीडियो जब कटविट लग जाएगा, टीजर के लिए मैं बता रहा हूँ टीजर कैसे फाइंड करना है, कटविट जब लग जाएगा इसको रेंडर कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद मतलब लो क्वालिटी में एक्सपोर्ट करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे अनलिस्टेड। उसका 5 मिनट में ट्रांसक्रिप्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब विदाउट पब्लिकिंग वीडियो अनलिस्टेड। आप अनलिस्टेड का भी निकाल सकते हो, अनलिस्टेड का भी निकल जाएगा। ये यूट्यूब से निकलेगा, यूट्यूब स्टूडियो से? नहीं, ट्रांसक्रिप्ट टू यूट्यूब करके एक वेबसाइट है, वहां से निकल जाएगा। मतलब ये वेबसाइट पे जाके आप लिंक डाल देना अपनी इस वीडियो का। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सिंपल तरीका समझते हैं ऑडियंस भी। जैसे यूट्यूब स्टूडियो में मेरा वीडियो अनलिस्टेड है, हाँ। अब मुझे क्या करना है इससे आगे? लिंक कॉपी करना है इसका, ओके। और एक वेबसाइट है transcript2youtube.com, ओके, उस पे जाना है। ओके। ये वाला जो लिंक आपने कॉपी किया था पेस्ट करोगे, वहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा विद टाइम स्टैम्प। ये मुझे लिखना है दोबारा। कोई ना, ये जो वीडियो जब लाइव हो जाएगी तो आप खुद ऐसे देख लेना, ट्राई कर लेना। मैं अभी बता दूंगा आपको, ऑफ कैमरा भी बता दूंगा, करके दिखा दूंगा, ठीक है। वहां से ट्रांसक्रिप्शन निकाल लेना आप विथ टाइम स्टैम्प, ठीक है। एक टाइम स्टैम्प के बिना भी ट्रांसक्रिप्शन आता है, एक टाइम स्टैम्प के साथ आता है, ओके। कौन कितने मिनट पे हमने क्या डायलॉग बोले हैं, है ना, क्या बातें करी है, उसको कॉपी कर लेना है। चैट जीपीटी को बोलना है मैंने अभी नया वीडियो शूट किया है, इसमें से मुझे ना अच्छे टीजर्स निकाल के दो, ओके। लगभग 1.5 मिनट का टीजर, जितने मिनट का भी आप टीजर बनाते हो। टीजर जनरेट करके दे देगा? जनरेट करके नहीं देगा, वो पॉइंटर्स बताएगा, ये टीजर के लिए यू अच्छे रहेंगे, टीजर में ये वाले पार्ट डालो। वो जो टाइम स्टैम्प अपने एडिटर को दे दो, वो इजीली वहां से निकाल के। ये तो बहुत ही सुपर है, अभी तक का सुपर है। इससे तो हम रील्स भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो आप जो बेस्ट रील्स निकाल सकते हैं, टॉप 5 रील्स पॉडकास्ट से निकाल के दीजिए, वायरल रील निकाल दो जिनसे रिटेंशन ज्यादा मिल सकता है। तो वो जैसे जो टाइम स्टैम्प देगा प्रॉपर कट करके देगा ना, कि मेरे क्वेश्चन से प्रॉपर बताएगा,
प्रॉपर बताएगा कि मैंने क्या लाइन बोली है, आपने क्या लाइन बोली है, वो पूरा उसमें लिख के दिखाएगा। वो समझो उसका ट्रांसक्रिप्शन रहेगा। एडिटर को जैसे देखो, एडिटर समझ जाएगा। एडिटर को भी आप बताते रहोगे ना, यहाँ से निकाल दो, हाँ, यहाँ वो से मैं निकाल दो, बताती हूँ जब वो मुझे भेजते हैं, तो है देखो ना? तो टाइम अब स्टैम्प। आपका टाइम भी बच जाएगा, उसका टाइम भी बच जाएगा। ये बहुत सुपर है सर, वास्तव में मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये जो सर ने वेबसाइट बनाई है, मतलब बताई है, ये मैं आपको बताऊं, तो आप कमेंट करिए यस। मैं आपको इस पॉडकास्ट के कमेंट वाले सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं। आज ऑडियंस का जो स्पैन रिटेंशन है वो बहुत कम हो गया है। ऐसे में क्रिएटर लॉन्ग टर्म अटेंशन, जो ट्रस्ट है, वो कैसे बिल्ड कर सकता है? आप नहीं कर सकते इसमें कुछ। आपको लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस ही बनाने हैं, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस ही बनाने हैं। ठीक है। जो डिमांड है मार्केट की, वही आपको करनी है। इवन इलोन मस्क से पूछा गया था कि इस टाइम का सबसे बुरा इन्वेंशन क्या है, तो उसने बोला था शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। करेक्ट, ठीक है, बहुत सही बताया उन्होंने। तो इलोन मस्क जैसे आदमी भी अगर बोल रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बहुत बेकार है, ह्यूमन माइंड को बहुत करप्ट कर रहा है, खराब कर रहा है, बट फिर भी अब क्या करें, अब लोग तो वही देख रहे हैं, हमें तो बनाना ही पड़ेगा। तो आप अपने शॉर्ट फॉर्म वीडियोस भी बनाओ, लॉन्ग भी बनाओ, और कोशिश करो कि शॉर्ट से लोगों को लॉन्ग पे भेजो। मतलब जैसे एक लॉन्ग वीडियो है, जैसे अगर वीडियो 4 मिनट की है और एक वीडियो 10 मिनट की है, तो 4 मिनट की वाली में जो वीडियो, उसमें से हमें कोई शॉर्ट निकालना अगर चाहिए। निकलने लायक है तो निकाल दो, नहीं तो रहने दो। लेकिन अगर 10 मिनट की है तो उसमें से तो कोई पार्ट कट कर सकते हैं। हाँ, हमें फोर्स नहीं करना है। अगर निकल रहा है कोई पार्ट तो निकाल लो, नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी चीज है जो हम 60 सेकंड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने 30-40 सेकंड तक डाला और लोगों को और देखना है, तो आप बोल सकते हो कि पूरी वीडियो देखने के लिए आप ये लॉन्ग वीडियो हमने जो बनाई है वो देख सकते हो। अगर यूट्यूब पे ही है तो वहाँ से लिंक कर सकते हैं हम अपने लॉन्ग वीडियो को। हाँ, वो तो हो जाता है। हाँ, वायरल होना और वैल्यूएबल बनना, दोनों में क्या डिफरेंस है? वायरल होना मतलब कि कोई आपने कंटेंट डाला तो अचानक से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच गई, तो मतलब आप चल गए, कोई पर्टिकुलर वीडियो चल गई। वैल्यू में क्या है कि आप धीरे धीरे करके आप फेमस हो रहे हो, और धीरे धीरे लोग आपको जान रहे हैं आपके वैल्यू की वजह से, आपके कंटेंट की वैल्यू की वजह से, तो वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक याद रखेंगे। आपका माइंडसेट क्या था जब आप यूट्यूब पे आए थे? मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं और 25-30 हज़ार रुपये कमा लूंगा महीने का, सेट है लाइफ। आज क्या है माइंडसेट? अब भी मतलब अब तो धीरे धीरे होता है कि जैसे जैसे चीज़ें अचीव कर लेते हो, अब होता है ना कि आप अगर एक पहाड़ पे जाते हो तो आपको वहाँ से और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, है ना? तो वैसे ही है कि अब एक माइलस्टोन क्रॉस किया तो फिर अब दिख रहा है कि भाई आगे और किया जा सकता है, तो नए नए गोल बनते जाते हैं। मतलब शुरू जब किया था तो यही मेरा था कि 1 लाख सब्सक्राइबर करना है। आज अगर कोई न्यू क्रिएटर बनना चाहता है, आज से ही फोन उठा के वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है, तो उसके लिए आपका क्या मतलब एक मैसेज होना चाहिए? उसे वैल्यूएबल बनना है या फिर उसे वायरल होना है? वायरल के पीछे मत भागिए। आप जैसे इस पॉडकास्ट को अगर शुरू से देख रहे हैं तो मैंने शुरू में ही बोला कि आप पर्टिकुलर कैटेगरी में काम करो, उस फील्ड में आप अपना नाम बनाने की कोशिश करो। और कंटेंट क्रिएटर अगर बनना है तो सबसे पहले कोई एक स्किल सीखो जिसके बारे में आप बात कर सको। अब यूट्यूब पे आके कि या फिर मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, कुछ नहीं आता, आप इधर उधर चीज़ें करते रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले एक स्किल सीखो, या फिर जो आपको पहले से जो चीज़ आती है उसके बारे में बात करना स्टार्ट करो। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसके बारे में बात करना स्टार्ट करो। कोई चीज़ आपके पास हो जिसके बारे में आप बता सको, कोई आपका एक्सपीरियंस हो, कोई आप सिखाने के लिए कुछ हो। कुछ नहीं है तो पहले सीखने पे फोकस करो। वो टाइम गया कि लोग आते थे, कुछ भी कंटेंट बनाते थे, थोड़ा बहुत चल गया, फिर एक रास्ता निकल गया, फिर उसी को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे मेरे को कुछ नहीं आता था, मैंने देखा अच्छा प्रैंक चल रहा है प्रैंक बनाओ, कॉमेडी चल रहा है कॉमेडी बनाओ, इंटरव्यू चल रहा है इंटरव्यू बनाओ, मतलब ऐसा हो गया था। लेकिन और ओवर द टाइम चीज़ें समझ में आई, अच्छा ऐसे करना है, तो अब इस चीज़ को पकड़ के मैं चला। लेकिन अब वो टाइम गया, अब लोग भाव नहीं देंगे आपको, ऑडियंस आपको भाव नहीं देगी अगर आप एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो पहले एक कोई स्किल सीखो और उसी चीज़ के बारे में आप सिखाना शुरू करो। अब जैसे यहाँ से ही एक क्वेश्चन बनता है, अगर किसी को क्रिएटर बनना है, हम ये वाला एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो अगले 2 से 3 साल में उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा? मेरा ब्लूप्रिंट यही है कि जिस भी कैटेगरी का आप क्रिएटर बनना चाहते हो उस कैटेगरी में देखो टॉप पे कौन है, 8-10 क्रिएटर को पकड़ो, उनके टॉप कंटेंट को पकड़ो लास्ट 90 डेज के, उसी से रिलेटेड इंस्पायर्ड या फिर कॉपीड अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। और कम से कम 100 दिन
कंसिस्टेंसी के साथ में एक्सपेरिमेंट करते रहो अपने कंटेंट के साथ में। 100 दिन के अंदर आपका वीडियो फटेगा और आपको तब समझ में आएगा कि हाँ यार मज़ा आ गया, एंड फिर वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक नए बिगनर क्रिएटर को कितने वीडियोस बना लेने चाहिए यूट्यूब पर तब वो बोले कि यूट्यूब मेरे लिए नहीं बना है? कम से कम 100 दिन, जो मैंने बताया ना, 100 दिन करो। 100 दिन। 100 दिन के 100 बाद अगर दिन नहीं में चल रहा है तो अगर- समझ जाए, नहीं, चल ही जाएगा, गारंटी है। गारंटी है, चल ही जाएगा। पर्टिकुलर एक उसमें घुसना है। मैंने बताया ना कि एक साथ सारी चीज़ों पे हाथ पैर नहीं मारना है। हाँ। पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाओ और जो मैंने फॉर्मूला बताया इसी पे करना है। ओके, ये हमने 2 से 3 साल का ब्लूप्रिंट या रोड मैप डिस्कस किया। अगर किसी बिगिनर को आपको सिर्फ 30 सेकंड में समझाना हो कि एक क्रिएटर कैसे और क्या काम करता है तब वो सक्सेसफुल बन पाता है, तो वो क्या लाइन होंगी आपकी? क्रिएटर को एल्गोरिथम के लिए नहीं, ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना है। अगर ऑडियंस को ध्यान में रख के कंटेंट बनाएगा, एग्जांपल के लिए कुछ भी आप बना रहे हो तो एक सवाल करो कि क्यों बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, और इससे मुझे क्या मिलेगा बनाने से। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसा चीज़ आपने बना दी जो वायरल हो गई, लेकिन आपको उससे कुछ मिला ही नहीं, क्या फ़ायदा? तो ये 3 सवाल आपको करने हैं। किसके लिए, मतलब ऑडियंस के लिए मैं बना रहा हूँ, ऑडियंस को अच्छा लगेगा, क्यों बना रहा हूँ मैं, जो सवाल कर रहे क्यों, तो क्या ऑडियंस को पसंद आएगा, एक बार सवाल करोगी मैं जो बना रहा हूँ इनको क्यों पसंद आएगा। तो इस कंटेंट में मैंने ये चीज़ बताई है जिसकी वजह से इनको अच्छा लग सकता है। अब मेरा कंटेंट है, मैंने रिकॉर्ड किया है, मुझे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे कैसे पता है कि सामने वाले को अच्छा लगेगा? स्टार्टिंग की फेज की बात कर रहे वही तो कह रहा हूँ, आपको अच्छा लगे उससे मतलब नहीं है ना, ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए। अब 100 वीडियोस हमने बनाई, अब वो 100 वीडियोज ऐसा केस है कि वो 100 वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं। एक और इसका मैं, आपने बहुत सही क्वेश्चन करा, इसका एक तरीका बताता हूँ। जैसे होता है कि मेरी पसंद ये है और मेरी पसंद है, तो हो सकता है ऑडियंस को भी पसंद आ जाए। तो आपकी पसंद क्या, जो टॉप पे क्रिएटर हैं, क्या उनके कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, या सिर्फ वो वायरल है इसलिए उनको देख रहे हो, या वो टॉप पे हैं बस इसलिए देख रहे हो, या फिर सच में उनका कंटेंट अच्छा लगता है? तो फिर आप रेजोनेट कर सकते हो कि जो मेरी पसंद है ना, ऑडियंस की पसंद हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आपका फेवरेट क्रिएटर बताओ। मेरा फेवरेट क्रिएटर शुभांकर मिश्रा, जिनको मैं जेन्युइनली पसंद करती हूँ, है ना। अब उनको दुनिया भी पसंद कर रही है। हाँ, कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो पसंद है दुनिया को पसंद आ रही है, तो अब उसी थॉट प्रोसेस से सोचो अपने कंटेंट के बारे में कि जो शुभांकर जी जिस तरह से कंटेंट बनाते हैं, क्या मैं उस तरीके से बना पा रही हूँ, उस लेवल का बना पा रही हूँ? आप समझ रहे हो? उस तरीके से जज करके देखो आप। समझ रही हूँ मैं आपका अब इंसान तो खुद को अगर मिरर में देखेगा तो कहेगा अरे मैं ही हूँ और कोई नहीं है ना? बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ सिर्फ मुझे अच्छी लग रही है इसका मतलब आप सबको पसंद आना ही चाहिए, नहीं। अब जो चीज़ सच में आप जिस चीज़ को एडमायर कर रही हो, क्या उसको और लोग भी एडमायर कर रहे हैं, और तब जाके उस टेस्ट का आप कंटेंट बनाओ, उस टेस्ट की चीज़ें बनाओ, तो लोगों को पसंद आएगा ही आएगा। मेरे साथ एक दिक्कत थी स्टार्टिंग में, मैं जब शुरुआत फेज में थी तो मैं ऑडियंस वाला जो रिटेंशन ग्राफ होता है उसको समझती नहीं थी। कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ स्टार्टिंग में आपको नहीं पता था कि ऑडियंस भी कुछ होती है? आपने कब समझना शुरू किया? अगर उसको अच्छे तरीके से समझना है किसी भी ऑडियंस को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना वो हमारी ऑडियंस करती है। ओके। तो उसको समझना एक क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जब शुरू में सच बताऊं तो शुरू में मैं ऐसे गया था कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो लोगों को भी अच्छी लग सकती है, इस तरीके से मैं गया था। फिर जब थोड़ी ऑडियंस बन गई तो अब मुझे देखना है कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है, तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाने आपने कैसे फाइंड आउट किया कि मेरी ऑडियंस को ये अच्छा लगता? कितने वही एज ग्रुप की ऑडियंस है आपकी? कमेंट से पता चलता है। एज ग्रुप तो वही यंग ऑडियंस, 18 से लेके 35 साल की जनता 80% है। मतलब 18 से 35 साल की आपकी ऑडियंस है। हाँ। ठीक मतलब है। एक 18 से 25-40% है, फिर 25 से 35-40% है, ऐसे। अगर किसी का एज ग्रुप है 25 से 44-45 और उसका चैनल है वेल से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजर बेल से रिलेटेड है, वो इंडिया का फर्स्ट चैनल है, उसकी ऑडियंस सेम है, अब उस ऑडियंस को हम कैसे माइंडसेट कर सकते हैं? इस ऑडियंस का किस टाइप के टाइटल चाहिए, किस उनके टाइप क्या का कंटेंट प्रॉब्लम्स चाहिए? हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, ये सोचो कि इनको क्या प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मतलब इस एज ग्रुप का सबसे बर्निंग प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट करना है आपको। जहाँ तक मुझे समझ में आया है उनके चैनल पे मनी से रिलेटेड लोग आते हैं और क्विक चीज़ें देखना पसंद करते हैं, ज़्यादा लंबी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती हैं। तो ऐसे मैंने वहाँ पे ये चीज़ बहुत
टाइम दे के फाइंड आउट करिए। अब मैंने तो कर ली, मुझे इतना पता है, टेक्निकल चीज़ें मैं जानती हूँ क्योंकि मैं काम करती हूँ इस फील्ड में। अब जो नए क्रिएटर है उनको नहीं पता, तो वो कैसे पहचान सकते हैं? सिंपल सा गेम है, कमेंट सेक्शन से ही पहचानो कि लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, उनको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पोल डालो, पोल से भी पता लगता पोल है। से आप Q&A रखो, लोगों से लाइव आओ, लोग आपसे सवाल करेंगे, वो पता चलेगा कि हाँ लोगों को क्या जो कॉमन प्रॉब्लम आपको वहाँ से निकल के आएगा, टॉपिक्स निकल के आएंगे कि इस पे मैं कंटेंट बना सकता हूँ, ऐसे पता लगेगा। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन रखोगे अपनी ऑडियंस से, वहाँ से पता लगेगा। साथ साथ में मार्केट में भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि अच्छा दूसरे के वीडियोस देखो, जो आपसे रिलेटेड जो दूसरे चैनल्स हैं उनकी ऑडियंस क्या कमेंट कर रही है, तो वहाँ से भी पता लगता है। अब इसमें बस मेरी लास्ट 2 क्वेश्चन है जी। आपके लिए। एक क्वेश्चन तो ये है कि जैसे बहुत से मैंने क्रिएटर्स को देखा है, कोई उनका पॉडकास्ट है, सपोज दैट मेरा पॉडकास्ट है आपके साथ, अब आपके इससे भी पहले कई सारे पॉडकास्ट हुए हैं। अगर मेरा पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास है यूट्यूब को लेकर और आपने कहीं और भी ऐसा ही पॉडकास्ट किया है मास्टर क्लास पे, मैं उस सेम थंबनेल के टाइटल को कॉपी कर लूँ, बस फेस आपका और मेरा चेंज हो जाए और कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में चेंज कर दूं, मैं थोड़ी स्मार्ट हूँ इसलिए, तो ये चीज़ें दिक्कत तो नहीं करती? क्योंकि मेरे बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे करते हैं। नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये हो सकती है कि हो सकता है कि ऑडियंस को लगे यार ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी देख लिया, अब मैं फिर से ना देखूं, तो आपको कुछ ऐसा यूनिक भी लिखना पड़ेगा मास्टर क्लास 2026, या फिर कुछ ऐसा कि जिसकी वजह से ऑडियंस को लगे कि कुछ फ्रेश है, कुछ मतलब नया। आप कहना चाहते हैं कि कॉपी नहीं करना चाहिए? नहीं, कॉपी करो, दिमाग थोड़ा लगाओ। लोग कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो अपनी क्रिएटिविटी डालो। मैंने जितनी बार भी अगर कॉपी वर्ड यूज किया तो वहां पे आपको अपनी चीजें, अपना फ्लेवर डालना ही डालना है। कुछ थोड़ा सा ऐड करो, कुछ एक्स्ट्रा करो, अदरवाइज वो सेम चीजें चलती नहीं है। तो सेम चीजें तो एआई भी कर ही दे रहा है ना। हाँ, वो तो एआई भी कर ही दे तो रहा है। आप कैसे कुछ यूनिक कर पा रहे हो उस चीज में? इस पूरे पॉडकास्ट को करने के बाद आप, मेरा जो जेन्युइन क्वेश्चन थे, पूरी जो स्क्रिप्ट थी, जो मास्टर क्लास के लिए मैंने प्लान किया था, वो मैंने अपनी तरफ से पूरा पूछ लिया है। कुछ ऐसा लग रहा है जो एक क्रिएटर के लिए कुछ रह गया है जो मैम ने नहीं पूछा, मुझे बताना चाहिए? क्रिएटर के लिए मुझे लगता है थोड़ा पेशेंस चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और कई बार हम कंपेयर करने लगते हैं कि यार सेम टाइम पे या मेरे से बाद में किसी ने स्टार्ट किया था और उसका ज़्यादा चल गया, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। तो मैंने बोला कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं चलने ना चलने के। कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ उस इंसान को ही देखने आ रहे हैं, कंटेंट से मतलब नहीं है, उस इंसान को ही देखने, वो जो दिखाएगा लोग देखेंगे, उसको व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके वीडियो का चलने का रीज़न कंटेंट नहीं है, वो इंसान खुद है। बहुत सारे ऐसे जो व्लॉगर्स होते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता लोग इनको देख क्यों रहे हैं, लेकिन व्यूज 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन आ रहे हैं। ऑडियंस बन जाती है, ऑडियंस बन जा रही है। लोगों को सिर्फ है कि उस इंसान को ही देखना हो, क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा, कंटेंट से मतलब नहीं है। मैंने वही बोला ना। और कई बार क्या है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना रहे हो, लेकिन भाई लोग उस इंसान को ही नहीं देखना चाहते हैं, तो कंटेंट अच्छा भी है तो नहीं चल रहा है। फेस वैल्यू। तो एक बार पेशेंस थोड़ा सा चाहिए, पेशेंस रखिए और ये जानने की कोशिश करिए कि लोग अगर आपको देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं तो क्यों नहीं देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश करनी है। ये जो जानने वाली कोशिश है ना, इसमें थोड़ा सा फिर से पूछना चाहूँगी। मेरे किसी पॉडकास्ट पर व्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं, किसी पर नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस इस टाइप का कंटेंट को पसंद करती हैं। मेरा खुद का ये अपने चैनल को लेके प्रोस्पेक्टस है, और कोई नहीं चला तो इस टाइप की होगी नहीं। मे भी जरूरी नहीं है हर किसी को हर चीज़ अच्छी लगती हो। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा भी कोई फैक्टर और टाइमिंग भी होता है ना, कि क्या उस टाइम पे कंटेंट जो गया तो डिमांड थी मार्केट में, लोग देखना चाहते थे। हो सकता है लोगों का मूड ना हो इस तरह का कंटेंट देखने का जो नहीं चला, ये फैक्टर। और कई बार आप कोशिश ये भी करो कि थंबनेल, आप मल्टीपल थंबनेल बनाने की कोशिश करो। अब जैसे A/B टेस्टिंग का ये आपने बहुत A/B टेस्टिंग है। हाँ, तो जैसे उसमें एक तो होता है कि हम सिर्फ टाइटल 3 डाल सकते हैं, एक थंबनेल डाल सकते हैं। हाँ, ये होता है एक। दूसरा होता है उसमें एक थंबनेल को हम 3 थंबनेल या 3 टाइटल, 3 या 2 डाल सकते हो आप। तो मैंने जहाँ तक किसी की वीडियो देखी थी, उसने मुझे बताया था, एक कोई यूट्यूब क्रिएटर था, कि हमें सिर्फ 2 टेस्ट A/B टेस्टिंग में 2 ही थंबनेल डालने चाहिए। ऐसा क्यों? 3 क्यों नहीं? 3 डालोगे तो 3 टाइटल डालने पड़ेंगे आपको। तो वो तो 2 के साथ भी 2 टाइटल 2 डालते के हैं। साथ एक के साथ 2 थंबनेल के साथ एक टाइटल डाल सकते हो सेम। बट अगर 3 थंबनेल डालोगे तो आपको टाइटल भी वो करना पड़ेगा। तो इससे कोई दिक्कत होती है तो अच्छी बात है ना, डिफरेंट नहीं, टाइटल्स। फिर आपको भी ट्रैक करने में ना वो मुश्किल होगी कि आपको समझ नहीं आएगा साला किस वजह से चल रहा है।
तो वो तो फिर जब एवी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो बता देता है ना कि आपका ये और वाला टाइटल A/B विनर है। टेस्टिंग में एक दिक्कत ये भी है ना कि उसमें सिर्फ वॉच टाइम बताता है, उसमें ये नहीं बताता कि इस पे CTR कितना है। वो तो परसेंटेज रेशियो कुछ इस तरह परसेंटेज सिर्फ वॉच टाइम का बताता है ना। वो वॉच टाइम का होता है या वॉच फिर टाइम का होता थंबनेल है। का होता है कि ये नहीं, विनर हुआ इतने परसेंट? इस थंबनेल पे क्लिक करके बंदे ने कितनी देर तक देखा। ओके, वो उसका होता है। हाँ, उस पे CTR का नहीं होता है कि इस पे CTR बढ़ गया कि घट गया, कि कौन से थंबनेल पे ज्यादा लोगों ने क्लिक किया, ये नहीं पता चलेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है जो यहाँ सर ने अभी तो बताई है। मल्टीपल थंबनेल से क्या होता है, कई बार थंबनेल पे एक्सपेरिमेंट करने से कोई वीडियो चल जाती है, अच्छा चल जाती है, तो वो ट्राई करना चाहिए। सर आपके साथ जो ये कन्वर्सेशन हुई है ना जी आज, मैम, पूरी एक क्रिएटर बिजनेस की मास्टर क्लास, वो बहुत अच्छी रही है। Thank you so बहुत much, कुछ मैम। सीखने को मिला है। और ऑडियंस जो यहाँ तक हम लोगों को देख रही है, ये जो मास्टर क्लास है आपके लिए बहुत काम आएगी। अगर आपके फैमिली फ्रेंड में कोई भी ऐसा है जो क्रिएटर है या फिर क्रिएटर बनना चाहता है, तो ये पॉडकास्ट उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बहुत सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना गाइस। सर ने बोल दिया, अब तो कर लीजिएगा।